क्वेश्चन आया था कि पॉइजन गैस was found on Venus. That gas has been found on Venus, and there is a chances that it is bacterial originated. क्या है कि जैसे CH4 अमोनिया एंड दिस पॉइजन है ना, ये गैसेस नॉर्मली एनारोबिक बैक्टीरिया के कारण से होते हैं। एनारोबिक, देखो ऑक्सीजन की जहां पे कमी होती है, इसका जो पॉइजन गैस है जहां पे इसका फॉर्मूला है COCl2, है ना, COCl2। ओ कंप्लीटली मीन्स ओ प्रॉपर नहीं मिलता है तो CH4 हो जाता है, अदरवाइज CO2H2 हो सकता था, मिथेन हो जाता है, ठीक है ना। सेम चीज अमोनिया के साथ होता है। जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है तो चांसेस है कि वो NO2H2O ना बन के या NH4 में या CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई ऑल द फॉसिल फ्यूल्स है ना, जो भी होते हैं जो बर्न करते हैं, उसमें ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होती है। नॉर्मली दोज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बैक्टीरिया, है ना। सो दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग कि देयर इज अ चांसेस कि on Venus there could be the bacteria. Poison gas was in the news for the chemical weapon. Chemical weapon के लिए इस गैस का यूज होता है। और भी अगर कुछ न्यूज में आता है तो वी विल टेल। बाकी सारा तो करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा। और एक बेरिस्फियर जो है वी विल बी डीलिंग इट टुडे इटसेल्फ, जो हम लोग का कल का क्वेश्चन था। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। You might not have been prepared for this geography class for today, so ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में हम लोग द स्टेप्स which we have followed from the origin of the universe till the formation of the moon, है ना। origin of the universe के लिए सबसे अच्छा थ्योरी था that was Big Bang theory, and that is widely accepted theory till now. बिग बैंग थ्योरी में यू माइट बी नोइंग कि एक सिंगुलैरिटी एटम था, ब्लास्ट कर गया, बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ, सारे फोर्सेस इनिशियली कंसंट्रेटेड थे, सारे फोर्स सेपरेट हुए। जब फोर्स में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेपरेट हुआ तो हमारे यूनिवर्स में लाइट आया। दैट वाज आवर आइडियाज। एंड लेटर ऑन फिर वो एटम्स में फॉर्मेशन हुआ। एटम्स का फॉर्मेशन होने के बाद हाइड्रोजन हीलियम के क्लाउड्स है, नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। वंस नेबुला हैज बीन फॉर्म्ड, द लोकलाइज्ड क्लम्प्स एंड लम्प्स वेयर द बर्थ प्लेस फॉर द स्टार्स। स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्स का डेथ के कारण से फर्दर और भी मेटल्स एंड एलिमेंट्स यूनिवर्स में क्रिएट हुए। बिकॉज ऑफ दैट ओनली डस्ट पार्टिकल्स वेयर सेपरेटेड थ्रू आउट द यूनिवर्स। Dust particles also concentrated on the multiple boulders, and that multiple boulders together they are called planetismals. Planetismals से planet का formation हुआ। planet का formation जैसे हो रहा था उसी के बीच में कोई बड़ा सा meteorites या planet के size का element strike किया, एक part separate हो गया, that was the moon, है ना। अर्थ का जो formation हुआ 4 billion, अर्थ का moon का formation around 4 billion years ago. सो मून सेपरेट हो गया। मून काफी कोल्डर सरफेस है, इट डजंट हैव इट्स एटमॉस्फेयर्स। देयर इज अ चांसेस व्हेनेवर देयर इज अ स्मॉल साइज्ड प्लैनेट और सैटेलाइट, इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड इट्स एटमॉस्फेयर। अपना एटमॉस्फेयर को होल्ड करने का उसका पावर नहीं रहता अगर कोई छोटा सैटेलाइट होता है या छोटा प्लैनेट होता है तो, ठीक है। तो मून में अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, बट उसका स्ट्रक्चर काफी कुछ सेम है, सिमिलर है जैसे अर्थ में है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो सोलर सिस्टम है उसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। जो इनर 4 प्लैनेट्स, इनर मतलब सन के नजदीक में जो प्लैनेट्स हैं, इनर 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, अर्थ लाइक प्लैनेट। ये प्लैनेट है अर्थ के टाइप के, जिनमें रिंग सिस्टम नहीं है, गैसियस एलिमेंट कम है, रॉक स्ट्रक्चर बने हुए, मून्स कम है, उसके अपने एटमॉस्फेयर नहीं बचे हैं, प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर में नहीं बचे हैं। ये सारे टेरेस्ट्रियल और ये छोटे हैं साइज में, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर जोवियन प्लैनेट जिसको जुपिटर लाइक प्लैनेट्स बोल रहे हैं, दोज आर बिगर इन साइज, हैविंग मल्टीपल मून्स, हैविंग रिंग सिस्टम्स, है ना। और ये लाइटर एलिमेंट के बने हैं। सो दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिसको बोल रहे हैं कि इनर प्लैनेट, और जोवियन प्लैनेट जिसको हम लोग आउटर प्लैनेट भी बोल रहे हैं। आउटर प्लैनेट के बाद हम लोग का एक काइपर बेल्ट आता है, और काइपर बेल्ट के बाद आता है ऊर्ट क्लाउड, जो कि आईसी डेब्रिस है, मतलब बर्फ का एक कचरा है, डेब्री है, ठीक है ना, आउटर लेयर। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारे जो गैलेक्सी मिल्की वे के गैलेक्सी के ओरायन स्पर में आता है। वो जो प्लेस है उसका ओरायन स्पर में आता है।
और हमारा जो सन है उसमें 6 लेयर्स हैं, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है। सबसे आउटर लेयर वी आर कॉलिंग इट कोरोना, है ना। और जो लाइट आता है दैट कम्स फ्रॉम फोटोस्फीयर, वहां से लाइट आता है। हमारे सन में हाइड्रोजन और हीलियम काफी ज्यादा है। हाइड्रोजन हीलियम के फ्यूजन हो रहा है, संलयन हो रहा है। फ्यूजन, हाइड्रोजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में। और इस तरीके से हमारा कंटिन्यूसली हीलियम में कन्वर्ट होते होते 6.5 बिलियन ईयर्स इट विल टेक टाइम, कि जब सारा हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा तो वो हमारा जो सन है वो एक्सपेंशन करेगा। एक्सपेंशन करके वो अपने ग्रेविटी के इफेक्ट में धीरे धीरे करके सिकुड़ जाएगा, है ना, श्रिंक हो जाएगा। और उसको बोलेंगे व्हाइट डॉर्फ प्लैनेट, व्हाइट डॉर्फ स्टार बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो दैट विल बी द डेस्टिनी ऑफ दिस सन, है ना, और सोलर सिस्टम। और जैसे ही स्टार का ग्रेविटी, मतलब हमारे सन का ग्रेविटी कम हो जाएगा, तो सारे जो प्लैनेट्स है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तो ये था हम लोग का लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे। और हाँ, फिर हम लोगों ने बोला था कि जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ था हमारे अर्थ में से, जब मार्स के साइज का प्लेनेट जायंट स्प्लैट के थ्रू सेपरेट किया था एक बड़ा सा चंक ऑफ मटेरियल्स को, और वो जो बना था वो मून बना था। पर इसमें जो एप्पल शेप का बन गया था, वो डिप्रेशन इज नाउ द बर्थ प्लेस फॉर द ओशन, द फर्स्ट ओशन ऑफ द अर्थ, जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन, अराउंड 3.8 नहीं 4 बिलियन ईयर्स अगो। ये इसका भी टाइम, क्योंकि मून का टाइम जो है 4 बिलियन, तो इसका भी टाइम 4 बिलियन ईयर्स है, ठीक है ना। और इवन पैसिफिक ओशियन का जो डेप्थ है, उसके नीचे का जो फॉसिल्स है ना, दैट इज नॉट ओल्डर देन 4 बिलियन ईयर्स, है ना। मतलब ये समझ आ जाता है कि वो हम लोग उसी से पता चलता है ना, कि उसके अंदर का सरफेस 4 बिलियन ईयर्स का है करके। वाइल अटलांटिक ओशियन का जो बेस देखोगे 300-400 मिलियन ईयर्स अगो, उससे पुराना नहीं है, तो है ना। तो अटलांटिक ओशियन इज द न्यूएस्ट ओशियन, एंड दिस पैसिफिक ओशियन इज द ओल्डेस्ट ओशियन। अब ओशन कैसे बना? डिप्रेशन तो क्रिएट हो गया था, बट वल्केनिक इरप्शंस के कारण से बहुत सारे वाटर वेपर बाहर इजेक्ट आउट हुए, निकले, एटमॉस्फेयर में आए, बहुत सारे क्लाउड्स बनाए, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बने। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से मतलब बहुत ज्यादा डेंस क्लाउड्स बने, जैसे आज कोलकाता में दिख रहा था, बहुत डेंस क्लाउड दिख रहा था, पर पानी नहीं गिरा ज्यादा। तो उतना डेंस क्लाउड्स बने, रेनफॉल हुआ। रेनफॉल इतना ज्यादा हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा मॉइस्चर था एटमॉस्फेयर में। जैसे कल रात से आप फील किए होंगे कि काफी ज्यादा मॉइस्चर था एनवायरमेंट में। जब भी आपको बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी लगी ना, तो समझ जाओ कि नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म आने वाला है, ठीक। सो यस, तो काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गया था और रेनफॉल हुआ। रेनफॉल 3000 ईयर्स तक कंटिन्यूसली रेनफॉल हुआ, और इसके कारण से जो वाटर एक्यूमुलेट होके डिप्रेशन में जमा हो गया, एंड दैट इज द प्लेस वेयर वेयर द पैसिफिक ओशन इज कॉल्ड। जब वाटर एक्यूमुलेट हो गया, वाटर इज अवेलेबल, वाटर एक्यूमुलेट हो गया है, वाटर अवेलेबल है। अब क्या होगा? यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक केमिकल रिएक्शन होने वाला है, जिसके कारण से लाइफ का ग्रोथ होने वाला है ऑन द ओशन। द फर्स्ट टाइम अर्थ में जो लाइफ आया था दैट वाज ऑन द ओशियन, है ना। सिंगल सेल्यूलर बैक्टीरिया जो आए थे ओशियन में, उसके कारण से फर्स्ट टाइम यूनिवर्स में, या यूनिवर्स बोला जाए, ये तो हमारे अर्थ में लाइफ पहली बार आ रहा है। So around 3.8 billion years ago, around 3.8 billion years ago, लाइफ पहली बार आ रहा है, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी फॉसिल्स मोर देन 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, विच इज ओल्डर देन, हम लोग उसको नहीं मिलता। बहुत ही खराब बोला। जो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जो भी कोई भी फॉसिल्स नहीं मिलता हम लोग को, ठीक है ना। So that is the time when the life has started. 3.8, 3.9 चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 3.8 की जगह 4.6 नहीं चलता है, ठीक है ना। रफली एक टाइम याद रखना चाहिए। ओके, तो अब अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, दैट विल बी लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम की गैसेस होंगे, isn't it? बिकॉज अर्थ यूनिवर्स का फॉर्मेशन में हर जगह हाइड्रोजन एंड हीलियम है। सो दैट्स वाई सारे प्लैनेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीनस, मरकरी वीनस से स्टार्ट होकर पूरे लास्ट तक, हर जगह एवरीवेयर यू विल फाइंड हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर प्रेजेंट। But later on, what happens? The planets which has been formed on the vicinity of the sun, जो सन के, सूर्य के समीप में जो इसका फॉर्मेशन हुआ था, जो ऐसे ग्रह, ऐसे प्लैनेट जो सन के पास फॉर्मेशन हुआ था, उसमें अपने पुराने प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर नहीं रहे,
मतलब जो हाइड्रोजन और हीलियम जो कंपोज था, अभी के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन सर। नाइट्रोजन, ठीक है ना। अभी के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, बट अर्लियर जो रहा होगा वो हाइड्रोजन हीलियम रहा होगा। इनफैक्ट ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट्स हैं, अच्छा एस्टेरॉइड बेल्ट्स किस कौन कौन से प्लैनेट्स के बीच में है? सर मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर, है ना, जो सेपरेट करता है जोवियन प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से। ठीक, तो ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट्स हैं उसके बियॉन्ड जितने भी प्लैनेट्स हैं, दोज आर हैविंग देयर ओन ओरिजिनल प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर दैट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना। जैसे जुपिटर है या जितने भी उधर के एटमॉस्फेयर है, सारे में हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा है। वाइल टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में अभी भी अब हाइड्रोजन और हीलियम नहीं बचे हैं, या बहुत ही कम अमाउंट में है ना। सो कैन यू टेल मी व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन, क्यों जो सन के विसिनिटी में जो इतने प्लैनेट्स बने हैं, है ना, उसमें अब प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर अभी नहीं बचे हैं? इसका रीजन कोई बता सकता है? सर यस, एक्चुअली सर सन के भी वेव्स हैं सर, इसे सोलर वेव्स कहते हैं। तो उस टाइम पे जो, चूंकि ये हमारे जो ग्रह है सामने टेरेस्ट्रियल है, ये नज़दीक पड़ते हैं, तो सोलर विंड की वजह से जो उसके ऊपर का जो प्री इन्वॉल्वमेंट था वो घनीभूत हो गया था। लेकिन जो चूंकि जो ज़्यादा दूरी पे हैं उस पर सोलर विंड का शक्ति कम था, जिसकी वजह से वो अभी तक घनीभूत हो नहीं पाया है, अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। गुड, वेरी गुड। एनी अदर आंसर? और कोई आंसर? सोहन? Sir, because of the solar flare, the planets which were near the sun got depleted the atmosphere, and the planets which are in the outer belts, they have still the primordial gases and they still have the atmosphere. Okay, that was the same thing which Chandan has said. और सर दूसरा रीजन हो सकता है planets are gravity. The gravity sorry? force. Gravity. Gravity. जी सर, ग्रेविटी हो सकता है, क्योंकि सर जो टेरेस्ट्रियल ग्रह है छोटे हैं तो उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो उसकी वजह से वो उस गैसेस को अपने एनवायरनमेंट पे पकड़ नहीं पाई, और उसकी जोवियन प्लैनेट्स में ग्रेविटेशन ज़्यादा है तो उसको भी काम नहीं हुआ सर। वेरी गुड, एग्जैक्टली। सो दीज आर द टू रीजंस जिसके कारण से प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर नहीं बचे हैं। फर्स्ट रीजन इज द सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म्स वी कैन से, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ द सोलर स्टॉर्म्स, ये जो सन का जो स्टॉर्म्स आते हैं उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है सन के नजदीक होने से, सन के क्लोजनेस होने से, जिसके कारण से उसके जो एटमॉस्फेयर है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा हुआ है सारे, इवन अर्थ के साथ भी हुआ था। अर्थ का जो अभी एटमॉस्फेयर है दैट इज मॉडिफाइड वन, है ना, ये मॉडिफाइड है जो अभी का एटमॉस्फेयर है। तो उस समय हाइड्रोजन हीलियम था, क्योंकि अभी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिखता है आपको, ठीक है ना। सो फर्स्ट रीजन इज दिस वन, एंड सेकंड रीजन इज द स्मॉलर साइज ऑफ द प्लैनेट्स। प्लैनेट का साइज इतना स्मॉल है कि वो अपने एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वही बिगर प्लैनेट जो है, जो जोवियन प्लैनेट्स है, वो अपने एटमॉस्फेयर को होल्ड कर पाते हैं। दैट्स क्वाइट गुड, है ना। दीज आर द टू रीजंस जिसके कारण से प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक, तो एटमॉस्फेयर में भी अगर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर देखोगे कि जो अर्थ के नजदीक में है वो काफी डेंसिटी होता है, और अर्थ से डिस्टेंस पे जाओगे तो उसमें डेंसिटी कम होते जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ओनली, है ना। ग्रेविटी ज्यादा है तो वहां पे हैवियर जो गैसेस होंगे वो नीचे सेटल रहेंगे, और थोड़ा लाइटर गैसेस थोड़ा ऊपर में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को समझ आया है। अब हम लोग आ चुके हैं अर्थ का फॉर्मेशन तक आ चुके हैं। अब देखो अर्थ में क्या क्या चीज होने वाला है। एटमॉस्फेयर अर्थ का चेंज होने वाला है। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में जो इनिशियल लेवल पे जो एटमॉस्फेयर था, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना। और सेकंड चीज, हर जगह हमारे अर्थ में देखो या एटमॉस्फेयर में एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर है,
ना, स्ट्रेटिफाइड है ना, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर बना हुआ है अर्थ का भी, एटमॉस्फेयर का भी। इसके रीजन पे हम लोग आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर देखा जाए तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है, कैन कैन यू टेल मी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है वो हैवियर एलिमेंट्स के बने हैं या रॉकी सरफेस के बने हैं, और जो आउटर लेयर के जो, या तो आउटर आउटर प्लैनेट्स जो है, जोवियन प्लैनेट्स हैं, दोज आर गैसियस जॉइंट, एंड एट द सेम टाइम वॉल्यूम में ज्यादा है पर मास में कम है रिलेटिवली। तो इसका क्या रीजन है? क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, जस्ट मिनट, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। व्हाट इज द रीजन कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ज्यादा रॉकी हैं, हैवियर हैं, बने हैं, और जोवियन प्लैनेट लाइटर हैं और गैसियस हैं? इसका रीजन क्या है? सर ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सन के काफी करीब है, तो इनका जो सर जो सर्किल है जो सन के अराउंड रिवोल्यूशन का, वो छोटा है सर, और जो दूर के ग्रह हैं उनका काफी बड़ा है सर। तो इस वजह से इसमें मतलब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसमें एक इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे की तरह से मतलब जो मटेरियल, हैवी मटेरियल कोर की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, और उसमें वो फोर्स कम है, इसी वजह से वो शायद बाहर साइड है। यस, दैट इज गुड रीजन, दैट इज करेक्ट रीजन। और कोई बताओ रीजन को। हाँ, और कोई? सर टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट है क्या? टेम्परेचर का इफेक्ट आई थिंक नहीं है। अर्घदीप ने ओके। सेम आंसर बोला है। ओके, ठीक है, करेक्ट है। जब हम लोग कोई चीज का चर्निंग करते हैं, बहुत तेजी से रोटेट करते हैं, तो जो सेंटर पे आता है वो होता है हैवियर एलिमेंट, और जो लाइटर एरिया पे जाता है, जो लाइटर एलिमेंट होते हैं वो आउटर साइड में जाते हैं, है ना। ये हम लोगों ने हमेशा से देखा है। तो वही होता है जब कर्ड को हम लोग ऐसे ये चर्निंग करते हैं, है ना, दही को मथते हैं, तो मिडल में जो मक्खन आ जाता है और साइड साइड में लाइटर रह जाते हैं। द सेम थिंग इज विच हैज बीन हैपन। जो सन की ग्रेविटी के पास हैवियर एलिमेंट्स आ गए, है ना, क्योंकि सारा सर्कुलेटरी रिवॉल्यूशन होता जा रहा है ना, और सेंटर पे क्या होगा, हैवियर एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो ये हर जगह आपको विजिबल है, और इसी के कारण से ये विद इन द अर्थ भी सेम चीज विजिबल है, और ये एक्सटर्नल टू द अर्थ ये भी विजिबल है, दोनों जगह पे विजिबल है। जहां पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी होगा वहां पे सबसे हैवियर चीजें होंगी, जहां पे कम ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा वहां पे लाइटर चीजें होंगी। इसके कारण से पूरा यूनिवर्स भी लेयर्ड स्ट्रक्चर में बन गया है। जो अर्थ के जो सन के विसिनिटी में है, सन के क्लोजनेस में है, उसमें रॉकी है, हैवियर है, और दूर में है वो लाइटर है। ठीक है, ये तो सही है। वही समझ लो, सेम चीज। हाँ, सेम चीज हम लोग देखेंगे कि अर्थ का जब अभी इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो सेम चीज समझ आएगा, जब कैसे अर्थ का लेयर स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो, अर्थ का लेयर स्ट्रक्चर में भी देखो कि मीटेओराइट्स इंपैक्ट करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हिट करते जा रहे हैं अर्थ पे। तो क्या होगा, जितने हैवियर एलिमेंट्स होंगे वो धीरे से सेंटर पे जाके कंसंट्रेट हो जाएंगे, और जो आउटर लेयर पे होगा लाइटर एलिमेंट्स होंगे, जैसे सिलिका हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे आउटर लेयर पे आ जाएंगे। तो वही चीज आपको भी मिलता है, अर्थ में भी लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। सेंटर में आयरन निकल, जिसको नीफे बोल रहे हैं हम लोग, और सबसे आउटर सरफेस पे हम लोग सियाल बोल रहे हैं, और उससे थोड़ा सा नीचे पे सीमा बोल रहे हैं। तो सियाल सबसे लाइटर, एल्यूमिनियम सबसे लाइटर होता है। एल्यूमिनियम का कभी माइनिंग करोगे तो एल्यूमिनियम काफी ऊपर के सरफेस पे मिलता है, इसलिए इन्वायरमेंट का डैमेज ज्यादा होता है ना। और जबकि आयरन थोड़ा सा नीचे में मिलता है, ज्यादा डेप्थ में मिलता है रिलेटिव टू एल्यूमिनियम।
तो इसलिए क्या है, एल्यूमिनियम का ओपन कास्ट माइनिंग होता है, मतलब आप ऊपर से ही पूरा डिगिंग करते हो, तो आपको पूरा फॉरेस्ट को रिमूव करना पड़ेगा। अदरवाइज आयरन या जितना गोल्ड वगैरह है, ये काफी नीचे में देखोगे कि साउथ अफ्रीका में देखोगे 3-4 किलोमीटर डेप्थ पे गोल्ड मिलता है। तो क्यों? क्योंकि हैवियर एलिमेंट है, नीचे मिलना चाहिए, है ना, हैवियर है। तो आपको रैट होल माइनिंग करना पड़ता है। रैट होल मतलब आपको छोटा सा होल करके अंदर जाते हैं और नीचे जाके माइनिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए यही चीज है, हर जगह आपको विजिबल है। इसलिए तो उड़ीसा में जब ये एल्यूमिनियम का प्लांट लगने वाला था, तो क्या है कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ के जो फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एल्यूमिनियम का, जब भी आप करते तो ओपन कास्ट माइनिंग करते, ठीक है ना। इसलिए बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ये सारे कंपनी जो इसी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। बाहर की भी कंपनी, ये जो वेदांता जो है ना, वेदांता कंपनी भी, वेदांता का सर्टेन पार्ट उसके केन के पास है, तो इसलिए वो भी एल्यूमिनियम के सीख में वो उड़ीसा पे गई थी। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द थिंग। तो इसलिए क्या है, आउटर सरफेस पे आपको समझ आ गया। और आउटर सरफेस पे जाओगे, अगर अगर हम लोग सोचते हैं कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये तीनों एलिमेंट को हम लोग एक ही चीज मान के चलते कि ये अर्थ का ही पार्ट है, तो देखो कि जितने गैस हैं वो सब बाहर में चले गए, है ना, और जितने लिक्विड है वो मतलब रिवर या ओशन के फॉर्म में आउटर लेयर पे रह गए, और जितने हैवियर एलिमेंट है वो नीचे रह गए। तो सॉलिड सबसे नीचे में है, फिर ऊपर में लिक्विड और उसके ऊपर में गैसेस। और यही चीज तो हर जगह दिखता है, आप कहीं पे भी ग्लास रखोगे, इसमें सॉलिड चीज अंदर में जाएगा, लिक्विड फिर ऊपर में गैसेस होंगे, ठीक है ना। द सेम थिंग विच यू कैन ऑब्जर्व एवरीवेयर। तो वही चीज अर्थ में हुआ है, अगर कोई रोटेट होते जा रहा है तो लेयर्ड स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। द सेम वे, जैसे पेट्रोलियम से हम लोग जो क्रूड ऑयल से निकालते हैं ना पेट्रोलियम, तो जो लास्ट में बचता है नेफ्था वगैरह, उसका हम लोग यूज करते हैं, उसमें भी यही चीज होता है, डिफरेंशिएशन को जिसको बोला जाता है ना, डिफरेंशिएशन होता है ना। तो ये सारा चीज हर जगह पे विजिबल होता है, सेम काइंड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। तो ये समझ आ गया हम लोग को, अर्थ का भी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर का भी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। द गैसेस विच आर हैवियर विल बी क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। जो गैस हैवियर है वो सरफेस पे होंगे। आप देखो कि हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रहता है, नॉर्मली हाइड्रोजन गैस लाइटर होता है, तो वो आउटर सरफेस पे मिलेगा, है ना। आउटर सरफेस मतलब आपको काफी हाइट पे जाना पड़ेगा, तब आपको हाइड्रोजन मिलेगा, है ना। अदरवाइज हाइड्रोजन अगर नीचे लेयर पे मिलता है तो सब जगह आग लग जाती है ना। ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा हैवियर है, वो नीचे साइड में मिलता है, ठीक है ना। वो चीज तो हर जगह पे विजिबल है। और जैसे ही ऊपर जाते जाओगे, ऑक्सीजन भी कम होते जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होते जाता है, ठीक है ना। जबकि आपको हाइड्रोजन वगैरह थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, बलून में हाइड्रोजन डालते हुए ऊपर जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर में है, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। तो हम लोग को ये समझ आ गया, ठीक, लेयर्ड स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, अब हम लोग, हमारे पास क्या है कि ये लिथोस्फीयर और जितने भी आपको देखोगे कि मेसोस्फीयर या बेरिस्फीयर जिसको बोल रहे हैं ना, ये कैसे फॉर्म हुए थे और कैसे बनना चालू हुए थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। वो तो ऐसे भी समझ आ जाएगा कि क्यों बने होंगे, है ना। और लिथोस्फीयर में क्या चीजें होनी चाहिए, सिलिका और ऑक्सीजन वाला एलिमेंट होना चाहिए, और नीचे में नीफे वाला एलिमेंट होना चाहिए। अब उसी चीज को कंपोजिशन के हिसाब से देखेंगे तो अब वो डिफरेंट होगा। जो अगले चैप्टर में आएंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में डिटेल में जाएंगे कि इसमें क्या है, लिथोस्फीयर में क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे क्रस्ट मेंटल एंड कोर में क्या डिफरेंस है। तो हमारा जो, हाँ, तो हमारा जो जितना भी इवोल्यूशन हुआ था यूनिवर्स का, वो इतने पार्ट में हुआ। अगर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से, किस समय क्या चीज का फॉर्म हुआ था, जैसे सबसे पहले आते हैं हम लोग, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम लोग को देखना है। Here you can see this one, origin of the stars, supernova, Big Bang, around 13.7 to 5 billion years ago. Origin of the sun, origin of the universe, ठीक है। origin of sun 5 billion years ago. फिर इसके बाद जो एरा आ रहा है, दैट इज हेडन एरा, है ना, हेडियन एरा जिसको बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन में डिवाइड करके रखे हैं, 4.8 से 570 मिलियन। देखो बहुत लंबा टाइम पे चले गए हम लोग,
4.6 के अराउंड में हम लोग का अर्थ का फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, मैं बताया ना कहीं पे 4.7 होगा, कहीं पे 4.8 होगा, रफली इसी के अराउंड में वेरी करता है, पर 4.6 मोस्ट ऑफ द जगह लिखा रहता है। तो 4.6 से 570 मिलियन के बीच में यहाँ पे देखो 3.8 टू 4.8 इसके बीच में ओशियन का फॉर्मेशन हो रहा है, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर है चेंजेस होते जा रहे हैं वो इसका फॉर्मेशन हो रहा है। एटमॉस्फेयर में 3.8 बिलियन ईयर्स के अराउंड में ब्लू ग्रीन एल्गी आ रहे हैं, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम लाइफ आ रहा है अराउंड 3.8 बिलियन के सराउंडिंग में, फर्स्ट टाइम ब्लू ग्रीन एल्गी आ रहा है। ब्लू ग्रीन एल्गी रहेगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट, देखो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट आएगा, ऑक्सीजन आएगा जैसे ही फोटोसिंथेसिस करना चालू करेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, तो फर्स्ट टाइम एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगर एटमॉस्फेयर में आएगा तब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा बाकी एनिमल्स या कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी डेवलप होंगे, जिसमें से सॉफ्ट बॉडी एंथ्रोपॉड जो हो रहे हैं, है ना, ये अब 570 तक हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, एंथ्रोपॉड सॉरी आर्थ्रोपॉड, है ना, यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। अब उसके बाद नीचे आ रहे हैं, रेप्टाइल का टाइम आने वाला है। देखो 570 मिलियन खत्म हो चुका है, मतलब हमारा अर्थ का 4.6 से 570 मिलियन तक इतना दूर तक आ चुके हैं, जिसमें अभी तक बस हम लोग का ब्लू ग्रीन एल्गीज वगैरह ही लेवल पे आए हैं। अभी तक कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म वगैरह कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं। अब जो डेवलपमेंट होगा, जो सबसे मेन डेवलपमेंट होने वाला है 245 एंड 570 एंड 65 एंड 245, ये जो टाइम है इसमें बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ लाइफ का, जिसमें से मरीन इनवर्टिब्रेट आ रहे हैं 500 मिलियन रफली, आप रिमेंबर कर सकते हो 500 मिलियन इनवर्टिब्रेट मरीन लेवल पे। अभी तक टेरेस्ट्रियल लेवल पे लाइफ चालू नहीं हुई। टेरेस्ट्रियल एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ट्रेस मतलब 400 ऑफ लाइफ ऑन लैंड, तो 500 मिलियन को मान लो कि आपका मरीन इनवर्टिब्रेट आ रहे हैं और 400 मिलियन में आ जा रहा है लैंड पे लाइफ। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा कि मरीन पे पहले लाइफ आया है कि लैंड पे पहले आया, तो मरीन एनिमल्स पहले इवॉल्व हुए और उसके बाद लैंड पे हुए। इसलिए हम लोग हर जगह क्या करते हैं, वाटर का सोर्स देखते हैं, क्योंकि वाटर है तो देयर इज ए चांसेस कि एनारोबिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक। फिश जो है वो हमारा 438 से 500 मिलियन ईयर्स के अराउंड में आ रहा है। तो देख रहे हो कि फिश जो आ रहा है आपका 438 से 500, इसके बाद जो आ रहा है 400 से फर्स्ट टाइम प्लांट्स आ रहे हैं लैंड पे। फिर हो रहा है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस बहुत लेट से आ रहे हैं, ठीक है ना, रफली अराउंड 360। सबको याद नहीं रखना लैंड पे लाइफ कब आया, ओशन पे लाइफ कब आया। लैंड पे लाइफ आ रहा है 400 बिलियन और ओशन पे आ रहा है 3.8 बिलियन। फिर आ रहा है, देखो लैंड पे प्लांट आएंगे तभी तो कोल का फॉर्मेशन होगा। Till this time there is no formation of the coal and we will not find any coal beyond 286 million years ago, क्योंकि पहले तो लैंड में प्लांट आएंगे ना, बिकॉज कोल कैसे फॉर्म होता है, वुड से, है ना, जंगल से फॉर्म होता है, और जंगल का अगर रहेगा तभी तो, और जंगल तो आने में अभी टाइम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो प्लांट कब आ रहा है 400 में, तो मतलब कोई भी कोल किसी भी कंडीशन में 400 मिलियन से पुराना नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखो 286, जहां से 400 से हम लोग 286 से 360 के बीच में आ गए, इस समय कोल का बेड्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं। इवन आप देखोगे कि कभी क्वेश्चन अगर आए कि पेट्रोलियम ज्यादा ओल्डर है कि कोल ज्यादा ओल्डर है, तो व्हाट शुड बी योर आंसर। अर्थ में अगर सबसे ज्यादा ओल्डर मिलना चाहिए तो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। सर कोल। क्या रीजन है? Sir, life on marine life came earlier than terrestrial life. यस, है ना। तो कहीं पे भी फॉसिल्स जो मरीन अगर पेट्रोलियम मिलेंगे या ओल्डेस्ट कहीं पे भी फॉसिल फ्यूल मिलेंगे, जिसमें से सबसे पुराना होगा वो हमारा पेट्रोलियम वाला होगा और कोल उसके बाद में ही मिलेगा। कुछ जगह पे लेटर ऑन फॉर्मेशन होगा, पर ओल्डेस्ट कभी भी बोला जाए
कोल और इसके कंपैरिजन में, तो आपको हमेशा से पेट्रोलियम का मिलेगा, क्रूड ऑयल का जो मिलेगा, ठीक है ना। तो ओके, तो कोल बेल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है हमारा 280 के अराउंड में बिलियन ईयर्स के समय, और इसी एज को बोला जाता है कार्बनिफेरस एज। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस पीरियड, है ना। कार्बनिफेरस, ये देखो सारे को मैं याद करने नहीं बोल रहा हूं, पर कार्बनिफेरस को याद रखना है, ठीक है ना। कार्बनिफेरस में के समय के जो कोल मिलते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट कोल मिलते हैं अर्थ में, है ना। हमारे कोल थोड़ा सा इसके बाद मिलते हैं, इंडिया में जो कोल हैं वो उसके बाद में फॉर्म हुए थे। तो द कोल विच आर ओल्डर have the less moisture content and high in the carbon content, while the carbons or the coals which are been found in the India have the more of the moisture content is more compared to the carbon content। इसलिए इंडिया को कोकिंग कोल ग्रेड का कोल को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में कोल जो है कार्बनिफेरस के नहीं है, वो उसके बाद के हैं इंडिया में जो कोल है, ठीक है ना। कार्बनिफेरस एज में आपको इधर पे नॉर्थ सी के सराउंडिंग में आपको मिल जाएगा, नॉर्वे के साइड में, इंग्लैंड के बगल में। सर आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है, नो ऑडियो। Sir, we couldn't hear anything. हेलो हेलो, यस सर। अभी हाँ आ रही सर, आवाज? अभी थोड़ा बहुत आ रहा है। Yes, sir. आ रही है सर। थोड़ा बहुत आ रहा है, मतलब ठीक नहीं आ रहा है? सर हाँ, ऑडियो अभी ठीक डिले है है सर, अभी लिप ठीक है सिंक ना? नहीं हो रहा है। अच्छा, जस्ट मिनट। अभी ठीक है? हाँ सर ठीक है अभी। हाँ, हाँ। ओके गुड। सो हम, अच्छा हुआ कॉल कर दिया, नहीं तो मैं तो पढ़ा ही रहा था अभी तक। क्या क्या पढ़ा दिया अभी। ओके सर ये कार्निफोरस यहाँ से छूट गया सर, उसके हाँ, बाद यहाँ आवाज से बंद हो स्टार्ट गई। कर, ठीक है। हाँ, मुझे एक नॉइस आया, उसके बाद मुझे समझ आया, मुझे लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ करके, बट आई वाज नॉट श्योर कि आप लोग आवाज सुन पा रहे कि नहीं। ऐसे में कॉल कर लिया करो, कोई भी उठा के कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मोबाइल यहीं पे। फाइन। क्या मेरा भी एफर्ट चला जाता, मैं इतने देर से पढ़ा रहा। ओके, कार्बनिफेरस एज में हम लोग देखो, कार्बनिफेरस एज में कोल का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बनिफेरस एज में, ये टाइम आपको याद रखना है, पहला चीज। और एक और चीज, जो रेप्टाइल्स हैं, है ना, जो रेप्टाइल्स का देखो टाइम का क्या था, फर्स्ट टाइम रेप्टाइल्स आ रहे थे 280, और उसका इवॉल्व फॉर्म जो आ रहा है 150 में, 150 मिलियन ईयर्स में एज ऑफ जुरासिक आ रहा है, एज ऑफ डायनासोर्स आ जा रहा है, ठीक है ना। देख रहे हो कि कहां से हम लोग 100 मिलियन ईयर्स में इस लेवल पे इवॉल्व कर गया रेप्टाइल्स,
रफली 100 मिलियन ईयर्स में ही रेप्टाइल्स इतना ज्यादा इवॉल्व कर गए कि एक फर्स्ट टाइम इवॉल्व होने के बाद वो सीधा डायनासोर में जा चले गए, है ना। तो वही चीज है, जुरासिक जो एज हो रहा है वो 150 मिलियन ईयर्स के अराउंड में, ठीक। मतलब 300 में देखो, 300 में क्या हुआ था यहाँ पे, दिस वन 300 या 280 के अराउंड में आपका फर्स्ट रेप्टाइल, 150 में रेप्टाइल का हाईएस्ट फॉर्म, ठीक है ना। 500 में कोई टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं है, 400 में प्लांट में लाइफ है, ठीक है ना। प्लांट मतलब लैंड पे लाइफ है, ठीक। अब देखो ये इवोल्यूशन होते होते अब जो रेप्टाइल्स है उनके डेथ होने का टाइम आ जा रहा है। मतलब रेप्टाइल्स में जो डायनासोर्स हैं उनके डेथ होने का टाइम आ रहा है 65 टू 144 मिलियन। 65 टू 144 मिलियन ये जो टाइम है दैट इज क्रिटेशियस एज। ये क्रिटेशियस एरा को आपको याद रखना ही है, because Cretaceous is also important for one of the largest phenomena which has taken place on Earth. And what is that? Ice Age. Extinction of dinosaurs. वो तो ठीक है, और कुछ? बर्ड्स वगैरह आ जाएंगे क्या सर, हवा में उड़ने लगेंगे? हाँ, हवा में उड़ने वाले जीव आ जाएंगे? अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ है ना, दक्कन का पठार जिसको बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ, ये क्रिटेशियस टाइम पे हुआ, ठीक है ना। और देखो इधर पे लावा पूरा फॉर्मेशन हो रहा है, पूरा काफी ज्यादा लावा निकल रहा है। मतलब हमारा इंडिया का पोजीशन कहाँ पे होगा समझ रहे हो? ये सेशल्स के पास है, रियूनियन आइलैंड के पास है हमारे जो इंडिया का जो पोजीशन है उस समय, ठीक है ना। अगर एटलस रखोगे अपने पास तो उसमें और देख पाओगे। कहाँ पे तो सर? साउथर्न साइड में सर? सदर्न, हाँ सदर्न साइड में, जहाँ पे आपका मेडागास्कर है ना, वहां पे उस समय इंडिया था, है ना। और उस समय रीयूनियन आइलैंड के पास था, और उस समय हमारे डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन हो रहा था, वो टाइम था। तो सर तो उस यहाँ टाइम पे ब्रेक हो चुका था क्या पेंटालासा वगैरह में? गोंडवाना एंड पेंटालासा में ब्रेक हो चुका था? पेनिनसुलर इंडिया है वो गोंडवाना से सेपरेट हो चुका था। ओके। जो नीचे का जो ट्रायंगल वाला जो इंडिया था ना, वो जो गोंडवाना लैंड जिसको बोलते हैं ना, उससे वो सेपरेट हो चुका था। अच्छा, ठीक है ना। तो क्रिटेशियस टाइम को याद रखना है, डेथ ऑफ जुरासिक, डेथ ऑफ डायनासोर भी, एट द सेम टाइम हमारे डेक्कन लावा का फॉर्मेशन, ये दोनों चीज एक साथ है। तो एक रफ वियर्ड इमेजिनेशन कर लो कि लावा के कारण से सारे जितना हमारे डायनासोर है उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। तो इससे आपको याद हो जाएगा रफली 65, क्योंकि 65 मिलियन ईयर के बाद अब हमारा बहुत तेजी से न्यू एरा चालू होने वाला है, जिसमें हिमालय का फॉर्मेशन होने वाला है बहुत तेजी से, ठीक है ना। तो अब देखो यहां तक हम लोग आ चुके हैं, 65 मिलियन ईयर्स तक आ चुके हैं। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमारे टाइम स्केल से बहुत बियॉन्ड जाता है। हम लोग, ये लोग मिलियन की बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं 100 ईयर्स की, ऐसा नहीं। अब इसके बाद आता है देखो पैलियोसीन एज आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्मॉल मैमल्स, रैट, माइस, ये सब लोग आ गए, ठीक। रैबिट, हेयर, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है ना, ये सब आ गए हमारे। और रफली अब देखो 65 से 25 मिलियन ईयर, है ना, मतलब 25 मिलियन ईयर में एप आए, है ना, जो एप्स होते हैं वो लोग आए। ओलिगोसिन में, ओलिगोसिन याद नहीं रखना, पर ये जो इतना सीन है ना, ये सीन हमारे लिए ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेनोजोइक एरा का टाइम है ना। और इस समय सीन में मतलब इस समय अब मैमल्स आने वाले हैं और मैमल्स का प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है ना। तो जितना भी सीन मतलब समझ लो कि न्यूएस्ट एरा में से आएगा, ठीक है। तो इस समय देखो मैमल्स आ रहे हैं और मैमल्स में एप आए, और यही एप फिर से धीरे से इवॉल्व होके क्या करेंगे, ये बनेंगे हमारे मंकीज, ये आगे इवॉल्व स्ट्रक्चर बन के ह्यूमन बींग्स बनेंगे। फिर फ्लावरिंग प्लांट्स आए, फ्लावरिंग प्लांट्स 5 टू 24 मिलियन ईयर्स के अराउंड में। और इसके बाद 2 टू 5 मिलियन, मतलब हमारे सिर्फ 2 टू 5 मिलियन ईयर्स में हम लोग के अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स आए, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं ये निंडरथल जो बोल रहे हैं ना, सिनेंथ्रोपस पैकिनेंसिस,
ये सारे जो अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं वो लोग आ रहे हैं 2 to 5 मिलियन ईयर्स अगो। कहाँ अर्थ का हिस्ट्री 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, और हम लोग आए हैं 2 to 5 मिलियन, वो भी अर्ली एंसेस्टर्स जो कि थोड़ा सा बेंट होके चलते होंगे, ये थोड़ा सा हैवी होगा। अब होमोसेपियंस कब आ रहे हैं? 10,000 to 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है ना। प्लेस्टोसीन, यही आइस एज है। कोई पूछ रहा था ना आइस एज क्या है? आइस एज ये है, और एक समय आया था 4 बिलियन के समय में, 2 टाइम आइस एज का था। जब पैसिफिक ओशन जो फॉर्मेशन हुआ था उसी समय एक बार और आइस एज आया था, ठीक है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर रिमूव हो गया था और सडनली पूरा का पूरा अर्थ कूल डाउन हो गया था। क्योंकि देखो पैसिफिक फॉर्मेशन हुआ, रेनफॉल हुआ था, तो अर्थ आउटर लेयर कूल हो चुका था, आउटर लेयर वाटर प्रेजेंट था, और सोलर स्टॉर्म के कारण से एटमॉस्फेयर चला गया था, है ना। अब धीरे से ऑक्सीजन फॉर्मेशन होगा, क्योंकि पैसिफिक ओशन तो बन गया, और 3.8 में पहली बार क्या होगा, ह्यूमन लाइफ पहली बार इवॉल्व होगा, और वो लोग क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और ऑक्सीजन आएगा। फिर से अर्थ में एटमॉस्फेयर आने वाला है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और उसके कारण से अर्थ का एटमॉस्फेयर मॉडिफाई होने वाला है, और कार्बन डाइऑक्साइड आने होने के कारण से ये जो आइस एज है वो मेल्ट होके फिर से नॉर्मल एज आएगा। अब तक अर्थ में 2 बार आइस एज आया है, एक तो वो टाइम था, और ये है सेकंड है प्लेस्टोसीन। अब ये प्लेस्टोसीन का जो 10,000 से 2 मिलियन, मतलब इस समय देखो कपड़े तो थे नहीं, तो कितना ठंड रहता होगा, है ना, क्योंकि पूरा आइस एज है, ऑलमोस्ट होल ऑफ द अर्थ, मतलब 90% ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय स्नो था, ठीक है ना। तो वो लोग के में वो रेजिस्टेंस पावर था कि वो लोग अभी भी आप देखोगे कि सेम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इज अवेलेबल ऑन द रशिया के जो ट्राइब्स होते हैं, जो साइबेरिया के ट्राइब्स होते हैं, नॉर्दर्न साइबेरिया में जो ट्राइब्स होते हैं ना, उनको इसलिए स्पेसिफिक ट्राइब्स, मतलब इसलिए हम लोग उसको अलग से पढ़ते हैं उन ट्राइब्स को जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं, है ना। तो वो ट्राइब्स क्या है कि इतने कोल्डर एनवायरनमेंट इग्लू बना के रहते हैं, वो अलग चीज है ना। तो 2 मिलियन ईयर्स। अब आपको मैं ये बताता हूँ, अर्थ में 10,000 और टू 2 मिलियन, मतलब उस समय होमोसेपियंस का जो टाइम था जिसमें मॉडर्न मैन भी नहीं आया है, अभी भी होमोसेपियंस है ना, मॉडर्न मैन और थोड़ा सा इवॉल्व हुआ था, कैनाइन वगैरह निकलेंगे, हटेंगे अभी। तो हमारा जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, विच इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज 50,000 ईयर्स ओल्डर। टाइम उसका 30,000 से 50,000, तो सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग है वो 50,000 ईयर्स। तो देखो होमोसेपियंस का कितना ओल्डर पेंटिंग हम लोग को वहां पे मिलता है, भीमबेटका में, एमपी में, ठीक है ना। दैट वाज द एज ऑफ द प्लेस्टोसीन, क्लियर है। अब मॉडर्न मैन जो हम लोग इवॉल्व हुए, जिसमें हम लोग को कुक्ड फूड खा रहे हैं, हमारे वो सब लीवर का पावर कम हो जा रहा है और सारा चीज आ रहा है, वो हो रहा है मॉडर्न मैन 0 to 10,000। तो ये 10,000 ईयर्स में जो आके हम लोगों ने जो बर्बादी किया है, वो सोच लो 4.6 बिलियन ईयर्स का पूरा बर्बाद कर रहे हैं, है ना, जो हार्डली 10,000 ईयर्स की बात है, ठीक। सो दीज आर द जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हम लोग ये जो बात की है इसके बारे में। सर हम्म एक्चुअली क्या है सर, जब जो चंद्रमा का जो इवोल्यूशन है सर, उसके ऊपर थोड़ा एक हाँ क्वेश्चन था कि जैसे हाँ एनसीईआरटी में या कहीं पढ़ा था सर कि चूंकि पृथ्वी का जो शेप है वो डम्बल शेप का है, मतलब पहले हुआ करता था, और उसके बाद जब जाइंट जाइंट स्प्लैट हुआ उसके बाद वो पार्ट टूट के उखड़ गया, और जो उखड़ा हुआ पार्ट था वहां पे प्रशांत महासागर आज दिख रहा है। तो क्या सर ये हम्म सही है या फिर गलत है? हाँ, देखो इसके पीछे 2 हाइपोथेसिस आया था जो मून के फॉर्मेशन के पीछे। एक तो डम्बल शेप थ्योरी आया था। आप 2 थ्योरी को मिक्स किए हो इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको। क्या हुआ था, अर्थ जो इनिशियल लेवल पे ऐसे था, तो इसके पीछे एक और थ्योरी आया था जिसको डम्बल शेप वाला थ्योरी था, हमारी मेरे स्लाइड में मेंशन है ऑलरेडी। लेटर ऑन क्या हुआ, 2 सेंटर बने जो डम्बल शेप का होता है, डमरू का शेप हो जाता है। तो क्या हुआ, ये एक सेंटर बन रहा था और एक ये सेंटर बन रहा था। फिर धीरे से क्या हुआ, ये और ज्यादा नैरो हो गया इस तरीके से, ठीक है। और ये फिर धीरे से ये सेपरेट आउट हो गया विदाउट एनी जाइंट स्प्लैट, विदाउट कोई इंपैक्ट पड़े ये सेपरेट हो गया। तो ये एक थ्योरी था जो कि लेस एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है, डम्बल शेप थ्योरी। और सेकंड थ्योरी आया जो कि जायंट इम्पैक्ट, इस पे मून इस पे इम्पैक्ट किया एक और प्लेनेट का, और इसके कारण से एक पोर्शन सेपरेट आउट हो गया। तो ये वाला जो थ्योरी है ये सेकंड थ्योरी है, ठीक है ना, और इसको सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक।
ओके सर, तो अभी सर फिलहाल जैसे अर्थ का शेप होता है सर, तो उस पे क्या है सर वाद विवाद कि हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, जियोइड है या स्फेरिकल है? नहीं, अभी जो शेप है हमारे अर्थ का वो है जियोइड, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, पर जियोइड शेप है। इसी को स्फेरॉइड भी बोलते हैं, स्फीयर नहीं है ना, स्फेरॉइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये राइट एंड लेफ्ट में बल्जी है, और ये साइड ए पे इसका जो रेडियस है वो कम है, नॉर्थ टू साउथ रेडियस कम है, और राइट एंड लेफ्ट में बल्जी है। ठीक है सर। हम्म ये दोनों सेम नाम है ना, जियोइड एंड स्फेरॉइड। अर्थ का जो शेप है उसको ऐसे बोला जाता है। ओके, तो अर्थ का रेडियस हम लोग एवरेज निकालते हैं 6370 किलोमीटर। तो अब देखो, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना है, इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स हम लोग क्यों इतना ज्यादा पढ़े, बिकॉज जब हम लोग अर्थ के बारे में अर्थ का फॉर्मेशन के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे, देन वी वर नॉट एबल टू गेट द क्लू कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो हम लोग अर्थ के साथ मून का फॉर्मेशन की का कोशिश किए। तो अर्थ एज ए एंटिटी टू यूनिवर्स जब हम लोग इस तरीके से पढ़ना चालू किए, तब हम लोग को समझ आया कि ज्योग्राफी को क्या पढ़ना चाहिए, है ना। इसलिए क्या है कि जब ज्योग्राफर्स के बीच में बहुत ज्यादा कंट्रोडिक्शन था कि ज्योग्राफी को में क्या चीज पढ़ना चाहिए, हम लोग को अर्थ के बारे में पढ़े, ह्यूमन के बारे में पढ़े, कि यूनिवर्स के बारे में पढ़े। और ये पढ़ाते पढ़ाते हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस इतना बड़ा बना दिया है इन लोगों ने, इतना बड़ा बना दिया, जिसमें हम लोग कहाँ से यूनिवर्स के थ्योरी से लेके आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की थ्योरी तक, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की थ्योरी तक जाते हैं, और फिर पॉपुलेशन सेटलमेंट भी पढ़ते हैं। तो ये है क्या है कि ज्योग्राफर्स के बीच में प्रॉब्लम था कि उसमें क्या पढ़ा जाए, इसको साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा जाए, इसको आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ा जाए, क्योंकि सर्टेन पार्ट्स आर द श्योरली जो है वो साइंस के पार्ट से डील करते हैं, बट ह्यूमन पार्ट जो ज्योग्राफी है वो ह्यूमैनिटीज पार्ट को डील करता है, और वो लिंक है ज्योग्राफी से, है ना। जैसे फर्स्ट क्लास में शायद आप लोग को बताया था मैंने, जो ज्योग्राफी के क्लास में थे, उसमें मैंने ये बताया था ना कि कैसे ज्योग्राफी हैज क्रिएटेड बैरियर सो दैट मल्टीपल डायलेक्ट्स एंड मल्टीपल लैंग्वेजेस हैव इवॉल्व्ड, है ना। इतने सारे लैंग्वेज इवॉल्व हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर होने के कारण से, ठीक है ना। तो हाँ, तो ज्योग्राफी क्या पढ़ा जाए, इसमें क्या पढ़ना चाहिए। तो क्या हुआ, कुछ फिलोसफर्स या कुछ ज्योग्राफर्स बोलते थे कि हम लोगों को अर्थ के बारे में पढ़ना चाहिए, सिर्फ अर्थ के बारे में। लेटर ऑन बाद में वो लोग मॉडिफाई होके अर्थ एज अ अबोड टू ह्यूमन बीइंग, है ना, अर्थ एज अ अबोड टू ह्यूमन बीइंग, अर्थ जो कि ह्यूमन का घर है, उसके हिसाब से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। तो लेटर ऑन क्या हुआ, अर्थ को जब भी हम लोग पढ़ते थे, इसके बाद हम लोग ह्यूमन पर्सपेक्टिव में पढ़ने लगे कि इस अर्थ का ये पार्ट हमारे लिए कितना, ह्यूमन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन के लिए कौन सा डेंजरस है, और ह्यूमन के लिए कौन सा बेनिफिशियल है। इस तरीके से हम लोग पढ़ना चालू किए इसके बारे में, ज्योग्राफी के। और अभी भी यही टॉपिक रह गया है कि अर्थ एज अबाउट टू ह्यूमन बीइंग इज द मेन टॉपिक फॉर द ज्योग्राफर्स। पर ज्योग्राफर्स में एक और चीज था कि अगर हम लोग अर्थ, अब इसमें दो चीज होता है ना, इसमें दो टाइप की थ्योरीज आते हैं, इसमें भी पॉसिबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी आता है। पॉसिबिलिस्टिक मतलब जिसको संभावना होती है, और डिटर्मिनिस्टिक मतलब जो एकदम आप एक चीज पे स्टिक हो जाते हो तो उसी पे स्टिक होते हो। तो क्या है, डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी में क्या होता था, वो लोग सोचते थे कि जो भी अर्थ फॉर्म हो चुका है, या जो भी बैरियर क्रिएट हो चुका है, ह्यूमन उसका स्लेव जैसा है, इन्वायरमेंट और नेचर एंड एवरीवेयर, है ना, दे आर द मास्टर्स एंड वी आर सिंपली द स्लेव, है ना। वो लोग मास्टर है और हम लोग बस दास हैं उनके, है ना, ह्यूमन जो है वो दास है। वो डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी बोला जाता था, क्योंकि उन लोग के हिसाब से क्या था कि आप कितना भी कुछ कर लो, आप साइक्लोन को नहीं प्रिवेंट कर सकते, कितना भी कर लो अर्थक्वेक को नहीं प्रिवेंट कर सकते, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो ऊपर में कवर लगा के, ढक्कन लगा के बंद नहीं कर सकते, है ना। तो वो चीज हुआ डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी, जिसमें वो बोलता था कि नेचर डिक्टेट्स, नेचर डिक्टेट करता है आपका कैसे कस्टम बनेगा, कैसे इकोनॉमी होगा, कैसे इवोल्यूशन होगा, ये सारा चीज नेचर डिक्टेट करता है। बट पॉसिबिलिस्टिक थ्योरी लेटर ऑन आया, उसमें ये था कि ह्यूमन अपने अपने ब्रेन से
हर एक नेचर के इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकता है और रेजिलेंट बन सकता है ना, रेजिलेंट बन सकता है और मिटिगेट कर सकता है इफेक्ट को। और ये यहाँ से आया था पॉसिबिलिस्टिक थ्योरी। उस पॉसिबिलिस्टिक थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ बिकॉज ये एक पॉजिटिव थॉट लाता है। अगर पॉजिटिव थॉट नहीं आता तो माजी द माउंटेन नहीं आता, ठीक है ना। तो ये रीजन है कि हम लोग ज्योग्राफिकल बैरियर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। साइक्लोन्स को हम लोग ट्रीज लगा के या बैरियर्स लगा के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सुनामी को भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अर्थक्वेक का इम्पैक्ट को नलिफाई कर सकते हैं जिसमें कोई भी ह्यूमन लॉस ना हो। तो ये सारा चीजें हम लोग ने किया। और जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है वहां पे हम लोग सिंपली सेपरेट आउट हो सकते हैं, है ना, वहां से एकदम से हट जाओ, भाग जाओ करके। तो ये क्या हुआ, ये पॉसिबिलिस्टिक थ्योरी में आता है। सो द सेम थिंग हर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आप देखोगे, नेचर वर्सेस नर्चर। और एक और चीज देखोगे कि वेदर इट इज अ टॉपिक ऑफ साइंस, वेदर इट इज अ टॉपिक ऑफ आर्ट्स। जैसे साइकोलॉजी में भी सर्टेन पार्ट्स आप देखोगे कि साइंस का पार्ट होता है और कुछ पार्ट होता है आर्ट्स का, है ना। तो क्या हम लोग उसको कंप्लीटली साइंस बना दे या कंप्लीटली आर्ट्स बना दे, दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। सेम चीज है इसके साथ। तो जियोग्राफर्स में जियो से नाम है, जियो आईएसपी है हमारा। तो जियो से नाम ये है कि हम लोग को अर्थ के बारे में समझना है, अर्थ में जो भी फिनोमिना होते हैं, है ना, वो उसके बारे में समझना है। इसलिए ज्योग्राफी इतना वास्ट हो जाता है और इसलिए इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आ जाता है, क्योंकि ह्यूमन जब डील करते हैं कोई चीज को अपना, तो वो काफी कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। हर जगह का इकोनॉमी उसके यहाँ के अवेलेबल रिसोर्स के हिसाब से बनता है। इकोनॉमी हर जगह का कस्टम उस जगह के और हर जगह का फूडिंग उस जगह पे अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स के हिसाब से बनता है ना। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉबेरी को अपना सबसे मेन फ्रूट को बना दिए, है ना। ऐसा नहीं बना सकते वेस्ट बंगाल में हम लोग। यहाँ पे जो सफिशिएंट अवेलेबल है उसको बनाएंगे। वही चीज को अगर सेंटर एरिया पे हो जो एमपी वाला, वो कभी भी फिश को एकदम से, वो भी जो ओशियन मरीन फिशेस को वो अपना मेन एनिमल्स नहीं बना सकता। तो ये रीजन यही है क्योंकि उसको पता है कि वो अवेलेबिलिटी कम है ना। साउथ में सबसे ज्यादा इन लोग राइस क्यों खाते हैं, राइस या राइस से रिलेटेड आइटम्स क्यों ज्यादा बनाते हैं, रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, है ना। जो सारा चीज वहां पे राइस ही ज्यादा होता है। तीनों सीजन में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में तीनों सीजन में राइस होता है। तो इसलिए बोलो कि कल्चर में इडली डोसा और सारा चीज राइस से बने हुए आ जाते हैं। सेम चीज वेस्ट बंगाल के साथ है, काफी कुछ राइस से मिला हुआ मिलता है। पर एट द सेम टाइम हमारे पास कोस्टल एरिया भी मिलता है, उड़ीसा में भी कोस्टल एरिया मिलता है। इसके कारण से हम लोग के सी फूड्स भी आ जाते हैं साथ में, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी हैज क्रिएटेड बैरियर, यस, बट वी हैव ट्राइड टू ओवरकम द बैरियर्स आल्सो, है ना, बाय आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, जो हमारे थॉट्स हैं और हमारे विलिंग पावर के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा, और जो टेस्ट है, टेस्ट को प्रॉपरली हर कोई आंसर करो। जो हम लोग डेली टेस्ट दे रहे हैं, एक डेली का आपको टारगेट रहेगा, है ना। जो भी आंसर आता है, इनफैक्ट मैं खुद सॉल्व करता हूँ उसको, है ना, सो दैट मुझे क्वेश्चन का लेवल देखना रहता है और मुझे भी देखना रहता है ना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है। और इन दिस वे मुझे भी ब्रशअप हो जाता है कि चलो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं करके। तो कभी भी टाइम मिलता है, इनफैक्ट मेरी वाइफ भी सॉल्व करती है वो भी अपने हिसाब से जितना जानती है उतने हिसाब से सॉल्व कर लेती है। ठीक है, ऐसा केबीसी टाइप का भी देख लो, उसको सॉल्व तो करो यार। और जो भी मार्क्स आ रहे हैं डिस्क्लोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये बोला जाता है ना कि मोर you sit in practice, lesser you will have to bleed in the battle, है ना। ज्यादा आप स्वीटिंग करोगे प्रैक्टिस में तो बैटल में कम ब्लीड करना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा इजी है, स्वीटिंग करो आपका प्रैक्टिस में, ताकि बैटल में ब्लीड ना करना पड़े, ठीक है ना। तो यही चीज, यही कंसेप्ट के हिसाब से आप जितना अपने आप को पहले पुश कर लो, लास्ट में आराम से रिलैक्स रहना, 1 मंथ में एकदम आराम से जो मन करता है उसी को पढ़ना, प्रेशर कम रहेगा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन को चैट बॉक्स में, ओके। तो हम लोग आते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना है तो व्हाट वी कैन डू, अर्थ का डायरेक्टली डिगिंग करके जो भी मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं उसके हिसाब से देखो कि क्या निकलता है मटेरियल्स में, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन प्रिज्यूम कि व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स विल बी फाउंड थ्रू आउट द अर्थ, है ना। हम लोग पोलर रीजन पे डिगिंग करके देखिए, अगर हम लोग जहाँ पे इक्वेटोरियल भूमध्य रेखा है वहां पे हम लोगों ने डिगिंग करके देखा, हम लोग ने हर जगह पे डिगिंग करके देखा। बट हम लोग कितना डिगिंग कर सकते हैं, हम लोग डिगिंग कर सकते हैं 5 to 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तक मैक्सिमम डिगिंग कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिगिंग नहीं कर सकते। तो उतने दूर में तो क्रस्ट भी खत्म नहीं होता,
है ना। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग डिगिंग करके डायरेक्ट एविडेंस के थ्रू हम लोग को नहीं मिलता। वी हैव देयर इज वेरी लेसर चांसेस कि हम लोग पूरा थ्रू आउट द अर्थ के बारे में समझ लें। तो हम लोग क्या समझे, हम लोग मून से समझ सकते हैं अर्थ के बारे में। क्यों? क्योंकि मून तो हमारे मून तो एग्जैक्टली सिमिलर है अर्थ के, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग मून का प्रॉपर्टी समझ के, एंड मून इज ऑल्सो untouched by human interference, by animals. It is the untouched part of the earth, we can say. और अनटच्ड होने से हम लोग को बहुत कुछ समझ आता है। जैसे मीटेराइट्स एंड जो कॉमेट्स आते हैं ना, वो भी अनटच्ड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होते हैं। उसको अगर हम लोग उस पे एक्चुअल में कुछ भी चीज स्टडी करते हैं तो हम लोग को बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है ना। और वो हम लोग को बहुत सारे क्लूज देते हैं, ठीक है। इन दिस वे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमको जानना है तो डायरेक्ट एविडेंसेस उतना पावरफुल नहीं है, रादर देन इनडायरेक्ट एविडेंसेस आर मोर पावरफुल, है ना। डायरेक्टली मैंने बताया कि क्या कर सकते थे। तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस हैं कि जैसे हम लोग डिगिंग किए तो हम लोग क्या किए, आप देखोगे कि जो भी तल घर होता है ना, जो कि नीचे का जो बेसमेंट वाला जो जिसका भी घर होता है, वो इसका टेम्परेचर रिलेटिवली हायर होता है ना। और जो ऊपर में रहता है उसका टेम्परेचर रिलेटिवली लोअर रहता है। दिस फिनोमिना एवरीबडी हैज ऑब्जर्व, ठीक है ना। तो इट मीन्स अगर हम लोग मोर वी विल बी डिगिंग टू द अर्थ तो अंदर में टेम्परेचर बढ़ते जाता है, दैट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। तो टेम्परेचर स्टडी किए, स्ट्रक्चरल स्टडी किए। स्ट्रक्चर से ये क्या समझ आया कि ऊपर में लाइटर एलिमेंट मिलते हैं, है ना, जो क्रिस्टल्स बने होते हैं, जो फिजिक्स का पार्ट बोला जाए तो कि हर एक एलिमेंट के जो क्रिस्टल्स बने होते हैं नीचे अच्छे से फॉर्म हुए, ऊपर में नहीं बने हुए। सेम चीज डेंसिटी स्टडी करते हैं तो नीचे में ज्यादा डेंसर मटेरियल मिलते हैं, ऊपर में लाइटर एलिमेंट मिलते हैं। सो इन दिस वे वी कैन प्रिज्यूम, है ना, अपना डेटा के हिसाब से हम लोग ये प्रिज्यूम कर सकते हैं और एक इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं कि मतलब अंदर डेप्थ जाएंगे तो इतना हार्ड या इतना डेंसिटी का मटेरियल्स मिलेगा। अगर यहाँ तक इतना डेंस मिला तो नीचे और ज्यादा डेंसर मिलेगा। दैट कुड बी अवर हमारा जो एक अनुमान हो सकता है इसके बारे में, ठीक है ना। तो व्हाट वी हैव डन, गोल्ड माइनिंग्स तो ऑलरेडी है। साउथ अफ्रीका में गोल्ड के चाह में हम लोगों ने 3 to 4 किलोमीटर हम लोग डिगिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल 3 to 4 किलोमीटर नथिंग, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड, साइंटिस्ट ने क्या किया कि डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट किया, ओशन को ड्रिलिंग करने की कोशिश किया, ओशन में ड्रिलिंग किया। एट द सेम टाइम आर्कटिक ओशन, मतलब हम लोगों ने पोलर रीजन पे जहां पे मेल्टेड पार्ट है वहां पे डिगिंग किया, है ना। सो हियर क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई वी आर डिगिंग ओनली ऑन द पोलर रीजन, नॉट ऑन द इक्वेटोरियल रीजन। हम लोग 0 डिग्री के आसपास डिगिंग नहीं करते हैं। हम लोग जितना भी प्रोजेक्ट डाले वो या तो पोलर रीजन पे मेल्टेड पार्ट पे डाले ड्रिलिंग करके। आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका पे नहीं कर पाते, है ना। अंटार्कटिका में भी अगर करते तो मेल्टेड पार्ट में करते हैं। तो क्यों हम लोग यहाँ पे ड्रिलिंग किए? सर क्योंकि वहाँ पे कम गहराई पे हमें ज़्यादा संभावना है मटेरियल मिलने की, इसलिए उसका स्टडी कर Yes. सकते हैं। वेरी गुड, बिकॉज द रेडियस इज लोअर, है ना। रेडियस कम है कहाँ पे, जो पोलर रीजन पे है रेडियस कम है। तो रेडियस कम है तो दैट इज क्वाइट इजियर कि वी कैन अप्रोच टुवर्ड्स द कोर, कोर के एकदम नियर तक पहुंच सकते हैं। पर नियर तक क्या, हम लोग 12 किलोमीटर तक बस पहुंच पाए, ठीक है ना। देन वी हैव द एविडेंस कि अर्थ के कोर्स या मेंटल से कुछ आ रहे हैं मटेरियल्स जो इजेक्ट आउट होता है वोल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में, ज्वालामुखी के फॉर्म में जो निकलता है, उसमें क्या मटेरियल निकलते हैं। अगर उस मटेरियल्स को अगर हम लोग समझ लेते हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स एंड मटेरियल्स कैन बी फाउंड ऑन द कोर एंड द मेंटल ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट सोर्स हुआ, ठीक है ना। डायरेक्ट सोर्स मतलब डायरेक्टली आप टच करके आप स्टडी कर पा रहे हो। तो मैंने बताया कि इसमें फिर भी उतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता रादर देन इनडायरेक्ट सोर्सेस से। जैसे वोल्केनिक इरप्शंस जो मोना लोआ, मोना किया, ये सब पे किला हुआ, ये सब पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो फर्स्ट क्लास में ज्योग्राफी के मैंने बताया था, है ना। हवाईयन आइलैंड पे काफी ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। तो इसमें से जो मटेरियल्स निकलेंगे उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट कुड बी द मटेरियल्स व्हिच विल बी फाउंड ऑन द मेंटल। ये जो किला हुआ का जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो एक क्वेश्चन जो ओल्डर बैच को मैंने पूछा था, तो आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, क्या मौना किया इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ?
क्या ये सबसे ऊंचा पर्वत है मौना किया? Yes, sir, it is. Yes, sir. यस। अगर हम लोग बेस से देखते हैं तो इस तरीके से मौना किया है। मौना किया का बेस से हाइट काफी अच्छा है, ऊपर में बस आपको समझ आता है जितना विजिबल पार्ट है सी लेवल से जो ऊपर है। अदरवाइज माउंट एवरेस्ट क्या है, इसकी हाइट आपको ज्यादा दिखती है बिकॉज सी लेवल से ये काफी ऊपर से बना हुआ है, सी लेवल के थोड़ा सा नीचे से ही बस बना है और ये पूरा सी के डेप्थ से बना हुआ है। सो इन दिस वे मौना किया का जो हाइट है दैट इज अराउंड 10 किलोमीटर, है ना, और माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है अराउंड 8.8 किलोमीटर। ठीक है, तो इन दिस वे पर क्वेश्चन कभी भी आए तो ऑलवेज माउंट एवरेस्ट ही डालना आंसर में। जस्ट आपको ये बताना चाह रहा था मैं। तो ये वल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, वल्केनिक इरप्शंस के कारण से इतना बड़ा माउंटेन क्रिएट हो जाता है, तो हम लोग को श्योरली कुछ ना कुछ तो एविडेंस मिल जाएगा ना इसमें से। फिर इनडायरेक्ट सोर्सेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एनालिसिस। जैसे हम लोग का जो मैटर्स है, मैटर्स का प्रॉपर्टी का एनालिसिस करके, माइनिंग एक्टिविटीज से जो टेम्परेचर और प्रेशर का एनालिसिस करके एक इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। मीटोराइट्स का के थ्रू हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेस हम लोग एनालिसिस निकालते हैं। ग्रेविटेशन के थ्रू, कहीं पे ग्रेविटेशन ज्यादा है कहीं पे कम है, वहां पे हम लोग इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे पोलर रीजन पे क्या है, ज्यादा आपको ग्रेविटी फील होगा, है ना, इक्वेटोरियल रीजन पे ग्रेविटी कम फील होगा बिकॉज ऑफ नियरेस्ट टू द कोर होने के कारण से पोलर रीजन पे आपको ग्रेविटी ज्यादा फील होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ जगह पे ज्यादा पावरफुल होता है, कुछ जगह पे कम होता है। इसका मतलब श्योर ही अंदर में आयरन का मटेरियल काफी तेजी से फ्लो हो रहा है, दैट्स वाई कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड काफी अच्छा है। ठीक है ना। और कुछ है सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड जो वेव्स निकलते हैं, अर्थक्वेक के जो भूकंप के जो तरंगे निकलती है, उसको हम लोग सिस्मिक एक्टिविटी बोल रहे हैं। तो ग्रेविटेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यस सर, हाँ इसमें डायरेक्ट कौन सा हुआ सर, डायरेक्ट सोर्स? हाँ, डायरेक्ट सोर्स, ये तो इनडायरेक्ट मैंने बताया, डायरेक्ट वल्केनिक इरप्शन हुआ, और जो डायरेक्टली डिगिंग करने से हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हुआ। ड्रिलिंग हो गया और सर ये वोल्केनिक इरप्शन हो गया। हाँ, ये डायरेक्ट सोर्सेस हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्सेस में मैंने बताया टेम्परेचर स्टडी, डेंसिटी स्टडी, मैग्नेटिक फील्ड स्टडी, ग्रेविटेशन का स्टडी, सिस्मिक एक्टिविटी का स्टडी करके इससे जो इन्फॉर्मेशन निकलेगा, मीटेओराइट्स का स्टडी करके इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो इनडायरेक्ट सोर्स होगा। मून का स्टडी करेंगे, अगर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो दो जाते हैं इनडायरेक्ट स्टडी। तो जो ग्रेविटी है वो लेसर है पोल पे, एंड इक्वेटर, सॉरी, पोल पे ग्रेटर है एंड इक्वेटर पे लेस है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं इसको। तो अर्थक्वेक जो आता है, अर्थक्वेक जो सिस्मिक एक्टिविटी है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फ्रॉम विच वी गेट अ ग्रेटर क्लू रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। इंटीरियर अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में द बेस्ट इंफॉर्मेशन विच कैन बी प्रोवाइडेड इज द अर्थक्वेक। ठीक है ना। अर्थक्वेक जहां पे भी आता है वहां से कुछ वेव्स निकलते हैं, एंड उस वेव्स को स्टडी करके हम लोगों को उस अर्थ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन पता चलता है। तो उस सिस्मिक वेव्स का स्टडी करने से हम लोग को ये समझ आया कि अर्थ हैज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड इंटीरियर है ना, लेयर बाय लेयर का इंटीरियर है। तो ये चीज तो समझ आया। और हर एक जो अर्थक्वेक से जो वेव्स निकलते हैं, द वेव्स विच हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अर्थक्वेक have different velocity on different medium। हर एक मीडियम पे एक अलग अलग वेलोसिटी होता है उस वेव्स का। तो अगर कोई वेव्स जितने टाइम पे पहुंचने थे उस टाइम पे नहीं पहुंचा, इट मींस डेफिनेटली कोई दूसरा मीडियम के थ्रू पास होके गया। सेम चीज, कहीं पे वो वेव्स आए ही नहीं, वो मिले ही नहीं, वो वेव्स, अर्थक्वेक की वेव्स मिलने चाहिए थे। इट मींस
वो ऐसे मीडियम के थ्रू पास किया है जहां से वो वेव्स नहीं पास हो सकते, है ना। जैसे मैंने अगर टॉर्च मारा और टॉर्च के सामने हाथ रख दिया और इधर से विजिबल नहीं है, मतलब टॉर्च के लिए ये बैरियर का काम कर रहा है। टॉर्च कैन नॉट पास थ्रू, टॉर्च का जो लाइट है वो पास नहीं कर सकता इस बैरियर के। पर वही चीज अगर मैंने यहाँ पे एक्सरे निकाल डाल दिया तो क्या है, इट कैन पास थ्रू दिस मीडियम, ठीक है ना। तो मतलब वेव का प्रॉपर्टी समझते हो तो बैरियर को समझ जाओगे कि क्या बैरियर है। अगर इस बैरियर से एक्सरेज निकल पा रहा है और ये नहीं निकल पा रहा है, इंफ्रारेड नहीं निकल पा रहा है या लाइट नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब समझ लो कि ऐसा बैरियर है जो कि ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है ना, और बस ओपेक है, मतलब जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। इतना चीज से समझ आ जाता है। वही चीज है, कुछ वेव्स हैं जो कि वाटर में ट्रेवल कर पाते हैं, लाइक सोनार वेव्स, है ना। सोनार वेव्स कैन ट्रेवल ऑन द वाटर ऑल्सो, है ना। इसलिए तो हम लोग सोनार वेव्स के थ्रू, साउंड वेव्स के थ्रू हम लोग समझ पाते हैं कि अर्थ का, के सी फ्लोर का क्या मैपिंग है। सी फ्लोर का मैपिंग करने के लिए हम लोग सोनार वेव्स का यूज करते हैं, है ना। कैसे बना हुआ है जो बेस है, ओशियन का जो बेस है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग क्या सोनार वेव्स डालते हैं। आपके डॉल्फिन्स वगैरह भी जो जंप करते हैं एक साथ, तो वो लोग भी तो क्या है, आपस में कम्युनिकेट उसी वेव से करते हैं। तो वाटर में वो ट्रेवल कर सकता है। जो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हम लोग उसमें डालते हैं बेबी के में, तो बेबी कैन फील उस वेव्स को, वो फील कर सकता है। तो वो ऐसा वेव्स है जो कि लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है, बट सारे वेव्स लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे साउंड आपने चला दिया, बहुत अच्छा सा गाना चला दिया, यू कैन नॉट, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, है ना। जो बेस से ट्रेवल का जो साउंड होता है, वही कुछ बोलोगे, हमारा जो फ्रिक्वेंसी है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, जो हम लोग का वॉइस का फ्रिक्वेंसी है, वो नहीं ट्रेवल कर सकता, ठीक है ना। वही लाइट रेस ट्रेवल कर पाती है, बट प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिविएट हो जाता है। तो उससे भी समझ आता है कि अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो हायर टू लोअर मीडियम में जा रहा है, हायर डेंसिटी से लोअर में जा रहा है कि लोअर से हायर में जा रहा है, ये भी समझ आ जाएगा डायरेक्शन के हिसाब से। तो इस तरीके से, ये तो मैंने ओवरव्यू बता दिया, बाकी डिटेल अभी बताऊंगा मैं। डिटेल पता नहीं कितना बता पाएंगे आज, शायद तो नहीं बता पाएंगे। हाँ, तो हर एक वेव्स का प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि कौन सा मीडियम अर्थ के अंदर में है। तो अर्थक्वेक में मल्टीपल काइंड्स ऑफ वेव्स मिलते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स। पी वेव्स एंड एस वेव्स को हम लोग बोलते हैं बॉडी वेव्स, एंड द रिमेनिंग वेव्स विच आर कॉल्ड सरफेस वेव्स, है ना। एक होता है बॉडी वेव्स, एक होता है सरफेस वेव्स। जो बॉडी के अंदर से चला जाता है, अर्थ के बॉडी के अंदर से चला जाता है, दैट इज बॉडी वेव्स। और जो ऊपर ऊपर ट्रेवल करता है, दैट इज सरफेस वेव्स, ठीक है ना। ठीक। तो ये चीज समझ आ के, दो टाइप के वेव्स होते हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स अर्थ के पूरा आर पार निकल जाएगा, और सरफेस वेव्स ऊपर ऊपर से ट्रेवल करेंगे, उसके आउटर सरफेस से, उसके पेरीमीटर से ट्रेवल करेंगे, और वो रेडियस से ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये जो दो वेव्स बताया मैंने, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। तो बॉडी वेव्स को हम लोग क्या है, मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। मैकेनिकल वेव्स में दे नीड मीडियम टू पास ऑन, है ना। एक उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है पास होने के लिए। यू माइट बी नोइंग कि हमारा जो हम लोग का जो साउंड है, उसका ट्रेवलिंग मीडियम क्या है। हमारे पास जो एयर है, एयर में जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते हैं ना, तो वो हमारा ट्रेवलिंग मीडियम है। बट वही एयर को हटा दिए तो खत्म ट्रेवलिंग मीडियम। तो मून में हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, तो हम लोग वेव्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। तो वो मीडियम, अगर कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है किसी वेव्स को पास ऑन होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी वेव्स, ठीक है ना। इसलिए मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं। और सरफेस वेव तो मैंने बता दिया, वो अपर क्रस्ट से मूव होता है। अब बॉडी वेव से हम लोगों को अर्थ के सारे इंटीरियर के बारे में पता चल जाएगा। सरफेस वेव्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सरफेस वेव्स तो ऊपर ऊपर से जा रहे हैं ना, सो इट डजंट मैटर टू मी फॉर स्टडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओनली थिंग्स विच मैटर इज द पी वेव्स एंड एस वेव्स विच इज द पार्ट ऑफ द बॉडी वेव्स, है ना। इसके थ्रू हम लोग को डेंसिटी, उसका स्ट्रक्चर, सारा चीज पता चल जाता है ना। मैंने बताया ना कि अगर डेंसिटी चेंज होगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, ये भी तो होता है। इनफैक्ट वेलोसिटी भी चेंज होगा, मैंने बता दिया कि वेलोसिटी विल बी चेंज्ड, है ना। अगर एयर में है तो अलग वेलोसिटी होगा, वाटर में अलग वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को बॉडी वेव्स के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिलते हैं।
तो बॉडी वेव्स में दो टाइप की वेव्स मैंने बताया, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, पी वेव्स एंड एस वेव्स। तो एस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू एस, S wave can travel only through solid, while P waves can travel in all the mediums, solid, liquid और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है जो P waves होते हैं। समझ गए ना? तो ये समझ जाओ S waves कहीं पे भी मिल रहे हैं, मतलब वो थ्रू आउट द अर्थ वो सॉलिड है। तो अगर सोचो अर्थ पूरा सॉलिड हो, तो मैं ऊपर में अर्थक्वेक होता है तो नीचे तक भी डिटेक्ट होगा, इंटेंसिटी भले कम होगा पर नीचे तक डिटेक्ट होना चाहिए एस वेव्स। बट अगर कहीं पे भी मिडिल में कहीं लिक्विड हो गया तो एस वेव्स नहीं मिलेंगे, श्योर। बट पी वेव्स तो श्योरली हर जगह में मिलेंगे। पी वेव्स ऊपर से लेके, अगर ऊपर में अर्थक्वेक आता है नॉर्दर्न पोल पे, तो सदर्न पोल पे भी सिज्मोग्राफ उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, है ना? तो एस वेव्स क्या है, सॉरी पी वेव्स क्या है, सारे मीडियम पे तो ट्रेवल करेंगे, पर सोचो अगर वो नॉर्थ से साउथ में ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर कहीं पे भी लिक्विड और गैस आता है तो उसका टाइम कम हो जाएगा। टाइम का मतलब वो धीरे धीरे पहुंचेंगे, है ना, मतलब स्लो मोशन में पहुंचेंगे, एकदम ऐसा 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 करके पहुंचेंगे, ठीक है ना, और एंड पे पहुंचेगा। और वही चीज पी वेव्स अगर साइड में पहुंचना हुआ, वही चीज पी वेव्स अगर साइड में जाना हो, है ना, तो वो बहुत तेजी से चले जाएंगे क्योंकि पूरे सॉलिड सॉलिड मीडियम मिलेगा। अभी तक इतना बस पता होगा कि अर्थ में कहीं ना कहीं तो लिक्विड है ना, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो अगर अर्थ में आपको इतना ही इंफॉर्मेशन है, अर्थ में कहीं भी लिक्विड है, तो एस वेव विल नेवर बी एबल टू पास थ्रू फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ तक वो कभी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। बट पी वेव्स ऊपर से नीचे तक पूरा ट्रेवल कर पाएंगे, एस वेव्स कहीं पे भी ट्रेवल, एस वेव नहीं ट्रेवल कर पाएंगे। पर अगर वही चीज मैं स्फेरिकल बॉडी के साइड साइड में देखूं, स्फेरिकल बॉडी के साइड साइड में मैं देखूं, तो वहां पे पी वेव्स एंड एस वेव्स दोनों मिलेंगे, ठीक है ना? यहां तक मेरे को ये तो समझ आ गया। तो यू कैन सी दिस पिक्चर, यहां पे अर्थक्वेक आता है तो ये हर जगह, यहां पे भी सिज्मोग्राफ डिटेक्ट करेगा, यहां पे भी डिटेक्ट करेगा, यहां पे भी डिटेक्ट करेगा, यहां पे भी, सारे जगह पे डिटेक्ट करेगा। तो पी वेव्स का प्रॉपर्टी, अगर पी वेव्स सारे जगह डिटेक्ट हो रहा है तो इससे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि उसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस मीडियम होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो सब में ट्रेवल कर सकता है। बट अगर पी वेव्स का स्पीड कहीं पे भी कम हो गया, जैसे इसका 6000 किलोमीटर का रेडियस है ना, तो 6000 किलोमीटर को पी वेव्स अगर पूरा सॉलिड होता तो कितने देर में पहुंचता? सपोज वेलोसिटी 1, या तो सॉरी टाइम 1, टाइम 1 में मतलब मैं मान लिया कि 2 घंटे में सपोज पहुंचता, अगर सारा सॉलिड होता, पर पहुंच रहा है 2.5 आवर्स में। तो मैं ये श्योर हो सकता हूं कि मिडिल में कहीं पे लिक्विड मीडियम है, तभी तो 2 घंटे में पहुंचना था। अगर सारा सॉलिड होता, पी वेव्स के प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसका स्पीड निकाल सकता हूँ, सीसेट पेपर मेरे को बहुत अच्छे से पता है, तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। तो मुझे ये पता है कि 2 घंटे में पहुंच जाना था, पर पहुंच रहा है 2.5 आवर्स में। तो यहां से ये तो समझ आ गया कि कहीं पे वो रुका था, खाया पिया था और सोया था, पी वेव्स, पिया भी था, ठीक है ना, पी वेव्स भी है। अब देखो ये जो पी वेव्स था, वो यहाँ पे जो डिटेक्ट हुआ, वो एग्जैक्टली जिस जगह पे होना था वहां पे डिटेक्ट ना होकर वो कहीं पे और डिफ्लेक्ट होकर ट्रेवल किया। मतलब रास्ते में घूमने फिरने भी निकल गया था, वो किसी और पाथ से होते हुए आया, मतलब वो डिफ्लेक्ट हो गया था। और डिफ्लेक्ट क्यों हुआ होगा? श्योरली देयर इज द चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। 10th 11th का फिजिक्स कभी पढ़े होगे, है ना, जब लाइट पड़ता था हार्ड सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, तो आपको हमेशा से डेविएशन होता था ना, वही चीज हो रहा है। तो पी वेव्स भी डेविएट हो जाता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में। तो जहां पे आना था वहां ना आके वो घूम फिर के बगल के पान दुकान में चला गया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये भी समझ आता है कि डेविएट भी हो रहा है, एट द सेम टाइम वो टाइम पे भी नहीं पहुंच पा रहे जितने टाइम पे पहुंचना था। It means certain liquid material is surely available on the middle part of the earth. कहीं ना कहीं लिक्विड तो है ही,
लिकर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा पी वेव्स का प्रॉपर्टी। तो पी वेव्स का मैंने एनिमेशन के थ्रू निकाला, तो यो यहाँ पे डेविएट हुआ, फिर से डेविएट हुआ, है ना, फिर से डेविएट हुआ और फिर से डेविएट हुआ, क्योंकि पहले क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से फिर से लिक्विड, लिक्विड से फिर से सॉलिड। अगर इस तरीके से मैं अगर एनिमेशन निकाला तो मुझे ये समझ आ गया कि ये 3-4 बार डेविएट होके यहाँ पे पहुंचा है, ठीक है ना, मतलब 3-4 बार मुंह काला करा के आया है। तो यहाँ पे हुआ हमारा एस वेव्स। अब देखो पी वेव्स अगर यहाँ पे लिक्विड नहीं होता, बाय द वे लिक्विड नहीं होता, तो ये पी वेव्स यहाँ पे भी मिलते और यहाँ पे भी मिलते, बट बिकॉज ऑफ द लिक्विड मीडियम विच इज अवेलेबल ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ, ये डेविएट हो गया और इस एरिया पे एक भी पी वेव्स डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। दिस एरिया इज नॉट हैविंग एनी एविडेंस ऑफ द पी वेव्स ऑन द सिस्मोग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ लिक्विड मीडियम के कारण से ये जो वेव्स आने वाले थे उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया, और ये जो वेव है इसको बोल रहे हैं पी वेव शैडो जोन। पूरा कचरा कर दिया यहाँ पे, रुक जाओ। हाँ, तो had it been the solid medium only, then ये वेव्स यहाँ पे मिलने थे, बट ये सॉलिड नहीं है तो वो यहाँ पे मिला, सेम चीज वो यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे एक शैडो जोन बनता है पी वेव्स का, सेम चीज पी वेव्स का यहाँ पे शैडो जोन बनता है। और इस शैडो जोन की बेसिस पे वी कैन डिटेक्ट कि एग्जैक्टली आप अपोजिट चले जाओ तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा एपिक सेंटर था। सारे सिस्मोग्राफ का डेटा निकाल दो कि कहाँ पे सेंटर होना चाहिए, उससे निकल जाएगा, है ना। आपको पता है इंटीरियर के बारे में, तो हम लोग अपोजिट निकाल रहे हैं, यही चीज हुआ ना। तो पी वेव्स का शैडो जोन समझ आ गया। सेम चीज अब एस वेव्स का क्या होगा, एस वेव कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड। सो व्हाट विल हैपन, जहां तक सॉलिड मिलेगा तो वहां तक सॉलिडली ट्रेवल करेगा, जहां पे लिक्विड होगा तो वहां पे पी पाके पड़ा रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे अब नहीं मिलेगा वो। सो दिस लिक्विड मीडियम इज ऑब्स्टिकल फॉर दिस एस वेव्स। इसके कारण से इस जगह पे कहीं पे भी यो नहीं मिलता एस वेव्स। इसका मतलब क्या हुआ, इतना यहां से लेके यहां तक पूरा शेडो जोन मिलेगा एस वेव्स का। फ्रॉम 105 डिग्री टू दिस 105 डिग्री there is complete absence of S waves, complete absence of the S waves which are found in the seismograph. In this way हम लोगों को ये श्योर हो गया कि मिडिल पार्ट में श्योरली लिक्विड है, ठीक है। अब दोनों मीडियम दोनों को हम लोगों ने एनिमेशन के थ्रू देखा, है ना, सिमुलेशंस करके देखा, देन हम लोग को ये समझ आ गया कि नॉट ओनली यहाँ पे लिक्विड है बट मिडिल में कहीं पे सॉलिड भी है ना। पहले तो लिक्विड आया था बट पी वेव्स कहीं पे स्पीड फिर से बढ़ गया था और जिसके कारण से फिर से डेविएट हुआ है। सो इन दिस वे वी आर एबल टू फाइंड कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में 3 टाइप का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमको पता है कि पी वेव्स कैसे ट्रेवल करते हैं एंड एस वेव्स कैसे ट्रेवल करते हैं, है ना। पी वेव्स, एस वेव ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू पी वेव्स, ये दिस थिंग यू शुड बी नोइंग। पी से ज्यादा डेंजरस है एस। ठीक, तो पी वेव्स जब ट्रेवल करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी होता है ना, ये स्प्रिंग के जैसे चलता है, ऐसा ऐसा देखो। तो अगर मैंने अर्थ ऐसे बनाया और यहाँ पे कहीं पे अर्थक्वेक आया है तो ये स्प्रिंग जैसे इसके ऊपर ऐसे ऐसे आएगा, मतलब यही चीज को आप वर्टिकली आप देख लो, ऐसे मैंने बॉक्स बना दिया, तो इस तरीके से ऊपर में जो बिल्डिंग है वो अप एंड डाउन होगा, ऊपर अप होगा फिर डाउन होगा, मतलब ऐसे से हिलेगा बिल्डिंग पी वेव्स आएंगे तो, है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसा है। बॉडी वेव्स है वो अर्थ के इंटीरियर से ऐसे सीधा ऊपर हिट करेगा और वो ऐसे से बिल्डिंग आपका ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पी वेव्स का प्रोपोगेशन। एस वेव्स कैसे प्रोपोगेट करेगा, वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ट्रेवल करेगा, मैं नागिन वाला जो है ना, तो ये हुआ ऐसे ऐसे करके ट्रेवल करेगा
और मतलब इसको इस तरीके से जोल्ट करेगा बिल्डिंग को, ठीक है ना। क्योंकि आप समझ लो कि यहाँ पे इस पोर्शन पे बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग है, तो वो थोड़ा सा राइट एंड लेफ्ट भी मूव करेगा। ये हुआ एस वेव्स का प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया पी वेव्स कैसे हैं और एस वेव्स के बारे में। तो पी वेव्स एंड एस वेव्स में से एस वेव्स इज मोर डिस्ट्रक्टिव, बट बॉडी वेव्स से सरफेस वेव्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। दिस सरफेस वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव एज कंपेयर टू दिस पी वेव्स, क्योंकि सरफेस वेव्स ऐसे जाने वाले हैं, है ना, इस तरीके से जाने वाले हैं, और वो मतलब वो क्या है, बिल्डिंग को पूरी तरीके से हिलाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सरफेस वेव्स ऊपर ऊपर के रॉकी स्ट्रक्चर से जाएंगे तो उसमें पावर भी ज्यादा रहेगा, कहीं पे भी वो स्लो नहीं होंगे, ओनली ओशन आएगा वहीं पे स्लो होंगे, अदरवाइज वो बहुत सॉलिड मीडियम से जाएगा। तो सरफेस वेव्स में दो टाइप की वेव्स होते हैं, वन इज द रेले वेव्स एंड सेकंड वन इज द लव वेव्स। वन इज द रेले वेव्स एंड सेकंड वन इज द लव वेव्स, और इसमें से भी सबसे ज्यादा जो डेंजरस है दैट इज लव वेव्स, है ना। ये हार्ड भले है पर इसमें तीर लगा हुआ है लव वेव्स में, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। एंटायरली ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है। कैसे करता है, देखो ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है लव वेव्स, और ये जो रेले वेव्स है ये ट्रेवल करता है, जैसे पॉन्ड में जब आप स्टोन डालते हो तो वो जैसे तरंगे निकलती है ना, जिस तरीके से वेव्स निकलते हैं उस तरीके से रेले वेव्स। तो जहां पे अर्थक्वेक रहेगा उसके साइड साइड में इस तरीके से जाएगा, है ना, मल्टीपल वेव्स के फॉर्म में। और लव वेव्स देखते हैं कैसे आएगा, वो पूरा अंदर से जोल्ट कर देगा लव वेव्स आपको, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग यहाँ पे है, जस्ट मिनट, अब बिल्डिंग यहाँ पे है, अब देख रहे हो कि बिल्डिंग कैसे मूव करने वाला है, उसका पूरा रूट से हिलने वाला है। ये है रेले वेव्स, और ये सरफेस के थ्रू आएगा, जैसे रोप को आप ऐसे हिला के ऐसे छोड़ देते हो वैसे टाइप का मूव हो रहा है। और यहाँ पे देखो बिल्डिंग कैसे मूव करेगा, ये ऐसे भी मूव करेगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। मतलब देखो ऐसे करेंगे तो ऊपर नीचे होगा बिल्डिंग, है ना, ऐसे ऐसे करके जाएगा, पर ऐसे से जाएगा तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा हिला देगा बिल्डिंग को, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो लव वेव्स है वो सबसे ज्यादा डेंजरस वेव्स मिले हमारे। तो चारों वेव्स को देखो, चारों वेव्स आपके बिल्डिंग पे इफेक्ट डालने वाले हैं। तो initially what the waves which you are feeling, that waves might be p waves and s waves, and more destructive waves will be followed up। इनिशियल लेवल पे आपने जो फील किया वो हो सकता है पी वेव्स एंड एस वेव्स हो, लेटर ऑन सरफेस वेव्स आने वाले हैं जो कि ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, जब भी अर्थक्वेक फील होता है यू शुड लीव द बिल्डिंग इमीडिएटली, है ना। क्योंकि देखो ये जो फील हुआ वो हो सकता है सरफेस हो, पर ये जो फील हुआ अगर वो पी वेव्स है मतलब समझ लो कि सरफेस कितना डेंजरस आने वाला है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई, सो ये हुआ। तो इस तरीके से आपको तो ये सारा चीज समझ आ जाएगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या चीजें हैं, है ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या चीजें हैं। तो बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कि अब हम लोग आएंगे कि किस तरीके से एडवर्ड स्वेस ने क्या सेग्रीगेशन किया, फिर लेटर ऑन उसको हम लोगों ने और मॉडिफाई करके लेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर बोल रहे हैं। इसी इनर कोर और आउटर कोर को बाद में हम लोग बेरिस्फीयर बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेसोस्फीयर, और उसको बोलेंगे फिर हम लिथोस्फीयर। इस तरीके से हम लोग आएंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अभी तक जिसको भी किसी को डाउट है तो क्वेश्चन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। सर एस वेव टर्मिनेट हो जाता है क्या अगर पानी के, इफ इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर? यस, ये डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो ट्रेवल नहीं कर पाता, मतलब वो टर्मिनेट हो जाता है। सर ये जो सरफेस वेव है, जस्ट मिनट ना, एक चीज को देख लो, इसका क्वेश्चन कहिएगा। देखो लिथोस्फीयर है, सॉलिड मीडियम है, पी वेव्स एंड एस वेव्स का दोनों का स्पीड है काफी है और दोनों सही रहेगा। इसके बाद एस्थेनोस्फीयर है, पार्शियली मोल्टन है, पी वेव्स का स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, एस वेव्स का भी स्पीड कम हो जाएगा, पर पार्शियली मोल्टन है,
इसका मतलब सॉलिड भी है उसमें, सेमी सॉलिड जिसको बोल रहे हैं, तो इसलिए पी वेव्स एस वेव्स ट्रेवल कर पा रहे हैं। आउटर मेंटल में दोनों ट्रेवल करेंगे क्योंकि आउटर मेंटल सॉलिड है, इनर मेंटल सॉलिड है, दोनों मेंटल सॉलिड है, मेंटल मत बनना, ठीक है ना। फिर इसके बाद आउटर कोर इज द ओनली थिंग विच इज ऑन लिक्विड फॉर्म अर्थ में। जो कंप्लीटली लिक्विड है वो है आउटर कोर, और वहां पे एस वेव्स गायब हो जाएंगे एंड ओनली पी वेव्स रहेंगे, पर पी वेव्स का स्पीड कम हो जाएगा। फिर इनर कोर सॉलिड फॉर्म में, पी वेव्स का स्पीड फिर से बढ़ जाएगा। ये जब लेयर पढ़ेंगे ना तो उसके बाद मैं फिर से इस चीज को दिखाऊंगा, ठीक है कौशिकी? Yes, sir. यस, कौन क्वेश्चन कर रहा था? सर ये जो सरफेस वेव था ना सर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर, समझ में नहीं आया कि जो लव वेव है और हाँ, पहला चीज ये String समझना पड़ेगा कि सरफेस वेव्स ऐसे जा रहे हैं, मतलब ऊपर से जा रहे हैं। देखो जब अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक में यहां तक जो वेव्स गए वो पी वेव्स थे। अगर यहाँ पे रॉक है तो क्या होगा, इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और इसके बाद जो वाइब्रेशन होगा वो है सरफेस वेव्स। समझे? देखो फिर से देखो, जैसे अर्थक्वेक का जो सेंटर है वो यहाँ पे था अंदर में, यहाँ तक ट्रेवल किया पी वेव, यहाँ भी ट्रेवल किया पी वेव्स एंड एस वेव्स, क्योंकि ये बॉडी वेव्स हैं, बॉडी के थ्रू जाएंगे, ये सारी जगह पे पी वेव्स एंड एस वेव्स ट्रेवल कर यहाँ पे कुछ माले आएंगे, और उसके बाद जो वाइब्रेशन आएंगे वो होगा सरफेस, है ना। अब ये जो वाइब्रेशन है उसमें वाइब्रेशन ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो सकते हैं, या तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे और ऐसे वाइब्रेशन हो सकते हैं, और एक हो सकता है ऊपर और नीचे के वाइब्रेशन। जैसे एक ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो सकता है और एक ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो सकता है। भरतनाट्यम नहीं आता नहीं तो और अच्छे से बताते हैं, ठीक है ना। तो यही समझ नहीं आ रहा है सर। ऐसे ऐसे जो ट्रेवल कर रहे हैं वो है रेले वेव्स, है ना, और ऐसे ऐसे जो ट्रेवल कर रहे हैं राइट एंड लेफ्ट होके, है ना, वो है आपके स्नेक टाइप जो मूवमेंट कर रहा है, जो स्नेक की तरह चल रहा है, वो आपका लव वेव है। जो स्नेक की तरह चल रहा है, हाँ एग्जैक्टली, है ना, वो है लव वेव्स, है ना। छाती में बैठा सांप जो है वो है लव से, वो लव वेव्स है, ठीक है ना। और ऊपर वाले जो ऐसे ऐसे जा रहे हैं वो है रिले वेव्स। अच्छा सर, तो सर ये सब तो जैसे कि वाटर लेवल पे जैसे सुनामी वगैरह जब आ जाता है तो हाँ, उस टाइम पे भी ये सब फॉर्मेशन उस टाइम पे सरफेस वेव होगा सर? हाँ, हर समय अर्थक्वेक में सारे वेव्स रहते हैं, है ना। तो उस समय अर्थ सुनामी का कैसे फिनोमिना होगा वो मैं सेपरेट क्लास में पढ़ाऊंगा, सुनामी कैसे काम करता है, सुनामी पे कैसे वेव्स आते हैं वो चीज मैं बताऊंगा। हाँ, बट सुनामी में बस ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर हो जाता है, जिसके कारण से मिडिल ऑफ द पार्ट में वाटर का इतना ह्यूज डिस्प्लेसमेंट होने के कारण से दोनों स्प्लैश करते हैं, दोनों साइड को कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में ज्यादा स्प्लैश करने से मतलब सारा एनर्जी वाटर के वेव्स के फॉर्म में चला जाता है ना, और वेव्स लेटर ऑन टाइड के फॉर्म में आपको दिखता है। ओके सर, तो ओशियनोग्राफी में मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको सुनामी के बारे में, बट सारी जगह पे ये सारे वेव्स होते हैं। ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी को? सर कौन सा वेव हम लोग को सेस्मोग्राफी के लिए बेस्ट होता है, मतलब मेजर करने के लिए? देखो क्या है, पी वेव्स और एस वेव्स जब आते हैं विद इन सेकंड सरफेस वेव्स आ जाते हैं, तो पी वेव्स एस वेव्स आते ही इतना कम टाइम मिलता है सरफेस वेव्स के लिए कि हम लोग उतना ज्यादा वार्निंग जनरेट नहीं कर पाते। अदरवाइज सबसे अच्छा है कि सिस्मोग्राफ में सबसे पहले पी वेव्स एस वेव डिटेक्ट हो जाते हैं, इंटेंसिटी समझ आ जाता है, तो इससे हम लोग को ये समझ आ जाता है कि सरफेस कितना डेंजरस आने वाले हैं। तो सिस्मोग्राफ में पी वेव्स एंड एस वेव्स दोनों को सबसे पहले डिटेक्ट होते हैं, फिर लेटर ऑन सरफेस। क्योंकि देखो सरफेस वेव्स में फ्रिक्शन आने वाला है ना, ऊपर से पूरा ऊपर की बॉडी से आएगा, और इसलिए वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल भी नहीं कर पाता। इसलिए अर्थक्वेक में जहां पे भी जोल्ट होता है ना, वो ज्यादा दूर तक फील नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वो ऊपर के सरफेस वेव से सब फील होता है आपको, मेनली जो भी समझ आता है। And sir, this S wave they basically originate from the surface.
or else they come from inside? नहीं, S waves and P waves comes from inside, जहां पे एनर्जी का सेंटर है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है रॉक्स में अंदर में। Focus. ठीक है, आई होप देयर इज नो क्वेश्चन। तो हम लोग एंड करते हैं। एनसीईआरटी में सारा चीज लिखा हुआ है, उसको पढ़ सकते हो। उस चीज को मैंने अच्छे से समझा दिया है, वही चीज को जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। क्या इतना डिटेल में नहीं लिखा पी वेव्स एस वेव्स कैसे होते हैं, बट आपको समझना जरूरी था कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के लिए ये सिस्मिक का वेव्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है और इनडायरेक्ट एविडेंसेस क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो चीज को मैंने बस जूम इन करके दिखा दिया, बता दिया, है ना। वही चीज है एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे बहुत इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में समझते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। Thank you, sir.